अगर आपको लगता है ये पेशेंट किडनी का है तो किडनी के क्या सवाल पूछने वाले हैं? जिन्होंने अभी सवाल किया, मुझे थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। किडनी का पेशेंट है, आपको एक अंदाजा लग गया, अब सवाल क्या क्या पूछोगे उससे? पाँव में वगैरह स्वेलिंग वगैरह है, इससे पता चलता है या? ठीक है। और सवाल क्या है खुद को कंफर्म करने के लिए? खुद को कंफर्म करने के लिए है, क्या आपने उस पेशेंट को नोटिस किया? उसको कानों में कोई तकलीफ तो नहीं है इसके अलावा? कहीं उसके बालों में कोई तकलीफ तो नहीं है? अब बालों में तकलीफ का मतलब मैं ये नहीं कह रही। आप पूछ सकते हो कि झड़ रहे हैं क्या, एक एज है होने के बाद झड़ना ओके है। ठीक है, ओके क्यों है? क्योंकि किडनी डे बाय डे डेफिशिएंसी में जाती है। अगर उसके बहुत ज्यादा एक्सेस बाल झड़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे किडनी तो ट्रीट करनी ही करनी है, साथ में स्प्लीन करनी है। मैं किडनी के सवाल पूछ रही थी, क्या उसको नमक ज्यादा लगता है या उसकी आदत है कि नमक डाल के खाना? क्या उसको बॉडी में ठंडापन फील होता है? क्योंकि किडनी क्या होती है, वाटर एलिमेंट होती है। और जब वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है ना, डिस्टर्ब होने में कोल्डनेस जाएगी, पेशेंट को कोल्डनेस जाएगी, ये याद रखना। वहां फायर नहीं आएगी। कभी भी उसको घुटने में अगर फायरनेस फील हो रही है या इन्फ्लामेशन है या सूजन है, तो हो सकता है यहाँ पे स्प्लीन का प्रॉब्लम हो सकता है किडनी वाटर रिटेन कर रही हो। तो जिन लोगों को कोल्डनेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अब जैसे एक सिंपल सी बात बताती हूँ। पेट को जिन रेस्ट दो, पेट को रेस्ट दो। मुंह को भी तो सुआ लगा कैसी हो? अरे ये कौन है ये? घुमा दिया मुझे ही। किडनी हमेशा कोल्डनेस में जाती है, ये याद रखना। आया समझ में? अब हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि हमें शाम पड़ते ही अच्छा नहीं लगता, मतलब yin समय रात का समय जब सूरज चला जाता है, जिन लोगों को शाम के समय पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, ये यिन के पेशेंट होते हैं और ये मैक्सिमम किडनी वाले पेशेंट ही होंगे। अब अगर कोई ये कहता है कि मुझे कभी कोई चोट लगी थी, मैक्सिमम जो ओल्ड एज में जो लोग होते हैं, अब उनको देखना कि उनका दर्द सर्दियों में बढ़ जाता है ना, तो ये किडनी है। आया समझ में? अगर बार बार पेशेंट को 3 महीने से ऊपर पेन है तो ये समझ जाओ ये क्रॉनिक है। माइल्ड पेन, यिन या का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यिन कहता है कि हल्का हल्का पेन। मैं इसको अपनी भाषा में समझाती हूँ। जब हमारे घर में मेल पेशेंट या मेल जब बीमार होता है ना, तो आपने देखा होगा उसको छोटा सा भी फीवर होगा ना, जो बॉडी रिलैक्स मांगती है, वो चिल्लम चिल्ली शुरू कर देते हैं। और उनका जो पेन रहेगा ना, दिन में बड़ा भयंकर रहेगा और रात में बड़ी अच्छे से नींद ले लेंगे। ये मेल पेशेंट है। मेल पेशेंट का मतलब ये है कि मेल का आदत जैसा होता है तो हमारे मेल ऑर्गन भी वैसा ही डिफाइन करते हैं अपने आप को। ठीक है। अब फीमेल का पेन कैसा आता है? हल्का हल्का। आपने अपनी फीमेल्स को देखा होगा, अगर उसको फीवर भी होगा ना तो एटलीस्ट वो अपना काम कंप्लीट करने के बाद रेस्ट पे जाएगी। फीमेल्स के अंदर देखोगे कि मैक्सिमम औरतों को रात में ही प्रॉब्लम इंक्रीज होती है। उनको कभी भी पिंचिंग वाला पेन देखोगे तो रेयर केसेस में आता है। भयंकर पेन वाला तो बहुत रेयर में आता है। तो हम लोग इसको कंपेयर करते हैं यिन ऑर्गन और यांग ऑर्गन। अभी समझ आ गया? अभी क्लियर है? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। है ना? मेरा एक क्वेश्चन था मैम, क्या हम्म। कर सकता हूँ? हाँ बोले। जी मैम, एक पेशेंट है हमारे पास में जिनकी एज जो है वो 17 साल की है, फीमेल है। ठीक और वेट उनका 77 kg है। है। ओवर वेट है। मल्टीपल डिजीज हैं, जैसे कि उनको सर्वाइकल है, सर्वाइकल भी स्वेलिंग पूरी हो चुकी है, हेडेक उनको बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस रहता है, हम्म। लीवर उनका फैटी है। और नेक्स्ट उनको प्रॉब्लम है पीसीओडी की, पीरियड उनको बिल्कुल टाइम पे भी नहीं आते हैं। ठीक है। और बॉडी उनकी पूरी पेन करती है, शरीर भारी भारी रहता है, नींद नहीं आती उनको, फेस पे एक्ने वगैरह भी हो रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उनको किस तरीके से ट्रीट करें मैम? देखो सबसे पहला, ये तो चलो आपने सर्वाइकल वगैरह बोला, मैं एक बार सिर्फ अपनी बात को करेक्ट कर रही हूँ। अदरवाइज आप, ये सारा रिपोर्ट्स है, आप उसको खुद से डायग्नोस करोगे। अब आती है दूसरी बात, कि ये पेशेंट को पहला लीवर का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात, सवाल भी पूछ लिया। चलो देखो, मेल फर्टिलिटी से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम होगी,
जब भी, है ना, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मतलब मेल फर्टिलिटी से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम होगी तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को देखा जाता है। डन। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड यूटेरस हो, ओवरी हो, पीरियड्स हो, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो, ठीक है, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग लीवर को देखते हैं। ठीक है। और ऐसा मैं पक्का कहती हूँ, अगर 17 साल की बच्ची है तो ओवरवेट भी है, पीसीओडी प्रॉब्लम अगर है तो इसको लीवर को ट्रीट करो। दूसरा चीज, हम लोग पीरियड के ब्लड से भी पता करते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी पुरानी है। अगर क्लॉट पड़ रहे हैं तो यह लीवर बहुत लंबे समय से खराब है। इसने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट है टीसीएम में कि लीवर स्टगनेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट है लीवर अटैक ऑन यूटरस। जब अटैक ऑन यूटरस आ जाता है, लीवर लंबे समय से 6 महीने से 12 समय जब बीमार होता है, ध्यान नहीं दिया जाता, तब क्या होता है, पीरियड्स का जो ब्लड होता है ना, एक तो डार्क मरून हो जाएगा या पर्पल हो जाएगा और क्लॉट पड़ने शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट, इसके ऑपोजिट भी देखने को मिलता है कि पेशेंट का जो पीरियड होता है वो डिले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, लीवर की स्टैग्नेशन का प्रोटोकॉल जाता है। जिन लोगों को पीरियड्स होते हैं और स्कैंटी है, मतलब आया और नहीं, ब्लीडिंग नहीं हुई, तो ये लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होती है। जब लीवर के अंदर खून की कमी देखी जाती है ना, हम बॉडी की बात नहीं कर रहे, टीसीएम बिल्कुल अलग चलता है। जब लीवर के अंदर ब्लड की कमी देखी जाती है ना, तो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, पर पीरियड्स कैसे आएंगे, स्कैंटी, छोटा सा, 1 दिन का ब्लीडिंग होना, 2 दिन का ब्लीडिंग होना। अब हमारे भाषा में हेल्दी ब्लीडिंग क्या होती है, हेल्डिंग साइकिल क्या होता है, हेल्दी साइकिल क्या होता है, एक फीमेल 13 बार पूरे साल में, 13 बार उसको पीरियड्स होते हैं, ये हेल्दी है। ठीक है। 28 डेज का साइकिल होना चाहिए। ठीक है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि पहले पेशेंट का लीवर ट्रीट करो। ठीक है। अगर आप चाहेंगे, अगर आपको ये थ्योरी बहुत समझ आ गई है, तो मैं लीवर के की स्टैग्नेशन के और ब्लड डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। ठीक है। आप शुरू से इस पेशेंट को डायग्नोस करो, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, वो रात को नहीं सो रही थी, ऐसा तो नहीं था। कई बार क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड अगर किसी फीमेल को प्रॉब्लम होती है ना, तो यहाँ पे 17 साल की एज में, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 8-10 साल की फीमेल्स में अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो हो सकता है कि किडनी का भी प्रॉब्लम मिले, आप डायग्नोस करिए अच्छे से। सिंगल सिम्टम्स सुनने के बाद फीमेल है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक नहीं है, तो मैं बोल रही हूँ लीवर की स्टैग्नेशन का प्रोटोकॉल जाएगा। अदरवाइज हो सकता है अभी कम एज की बच्ची है तो इसके उसी टाइम से चल रहे हैं, ये भी मुझे नहीं पता। मैंने एक कहा था कि जब बच्चे माँ बाप के जैसा एनर्जी लेके नहीं पैदा होते हैं, तो हम लोग किडनी का ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, किडनी एसेंस बोला जाता है, जीवन में या यूनिवर्स में आने से पहले वाला जो सत्य होता है या एनर्जी होता है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या देखा जाता है, ये टॉपिक आप लिख लो, आ गया है तो मैं बोल रही हूँ ना। जिन बच्चों का एज है, मेल है या फीमेल है, अगर मेल बच्चा है, 12-13 साल का हो गया है, तो उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है उसकी आवाज पे, उसका ग्रोथ कैसा है, उसका आवाज कैसा है, उसका दाढ़ी मूंछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब पहले के टाइम में, आज से समझ लो कि हमारे 90s के टाइम में ये जो टाइम था, 14-15 साल था, 16 साल था, टीन एज जिसको कहा जाता है। अभी ये समझ लो कि 10-12 साल एवरेज मान के चलो। ठीक है। अगर 10-12 साल के बच्चा है, उसका दाढ़ी मूंछ आ रहा है और आपको नहीं लग रहा, या उसका आवाज में दम नहीं आ रहा, यहीं से स्टार्ट होता है मेल और फीमेल का बॉडी अलग अलग होना। ठीक है, डेवलपमेंट। तब किडनी को ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये जिसने भी सवाल पूछा, मैं वापस से बोल रही हूँ, आप जाके पीछे का हिस्ट्री लीजिए, क्या ये बच्ची को शुरू से ही प्रॉब्लम है, पीरियड जब से स्टार्ट हुए उसका स्टार्ट कब से हुआ, उस वक्त उसका ब्लड का फ्लो कैसा रहा है। ठीक है। शुरू से चेक करिएगा, जैसे वेट बता रहे हो तो वेट ओवर वेट ही हुआ ना, तो थोड़ा सा वापस से चेक इनको करके। इनको जो प्रॉब्लम है मैम, वो लगभग 6 महीने से ज्यादा चल रहा है, हेडेज वगैरह। हम्म। और 14 साल की उम्र से इनको पीरियड स्टार्ट हो गए थे। कितने? 14 ईयर्स से।
14 ईयर से तो लीवर की स्टैग्नेशन ही प्रोटोकॉल दीजिए आप, है ना। मैं प्रोटोकॉल बाद में डाल दूंगी, ठीक है, विथ इमेज। ठीक है। यस मैम। हाँ, चले थैंक यू आगे सो मच। बढ़े। आप है ना, यस मैम। अरे मैं इतनी टफ नहीं हूँ, इजी हूँ, आप कभी भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे जानते हैं ना, उनको सबको पता है, ये कुसुम, शायद अमीन जी, यास्मीन जी, ये सब लोग मेरे पहले से मुझे जानते हैं, और कभी भी इनको पता है कि कभी भी बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल फ्री माइंड से रहिए। ऐसा नहीं है कि अभी सब आपको लग रहा है कि अरे ये चले जाएंगे इसके बाद ये पूछेंगे भी नहीं हमको, ऐसा नहीं है। बहुत ईजी हूँ मैं। चलिए। हम्म। मेरिडियन का कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया। यस मैम। हाँ। इंदु जी, आपने सवाल किया था ऑप्टिक नर्व में अगर दिक्कत हो तो। यस मैम। जब अचानक कभी चोट लगती है तो आपका पूरा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? स्पाइनल कॉर्ड पे। अचानक से एज है, और धीरे 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 धीरे, ये तो आप एक वर्ड बोल रहे हो ऑप्टिक नर्व। आप डायग्नोज करो, पूरे सिम्टम्स लेना स्टार्ट करो। आपके लिए क्या होता है डिजीज पे काम करना, ना ना ना, मिस्टेक करोगे। एलोपैथ में जब हासिल नहीं हुआ तो यहाँ पे भी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है। ओके मैम। सिंपल सी बात है, आंखें हैं, आंखों में दिक्कत कैसी है? क्या धुंधलापन है? दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता? आंखों में किस तरह का विजन है? विजन का मतलब है कि क्या क्या दिख रहा है आपको उसमें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिपचिपा पानी आया था, उससे पहले क्या हुआ था? अगर ये सडन हुआ है तो सिंपल सी बात है, आपका स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सिंपल सा। मेरा एक्सपीरियंस में ये कहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है सुनना। जिन लोगों को बैक में जहां जहां फैट होगा, उससे रिलेटेड ऑर्गन का नर्व कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, दबना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या यस। होगी, ऑर्गन की फंक्शन कम हो जाएगी। एज ए थेरेपिस्ट ने कल भी कहा था कि अगर आपको अपने आप को फिट करना है तो वीक में 1 डेज 2 डेज का क्या करो, टेंस लगवा लो अपनी बॉडी पे, ऑटोमेटिकली फंक्शन अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है मैम। अब ऑप्टिक नर्व की बात कर रहे हैं। ऑप्टिक नर्व, यहाँ हमारे ब्रेन में 4 लोब होते हैं, उन 4 लोब में मैम से। हाँ जी। मैम अगर किसी को इम्प्लांट है, यानी कि अगर लेग्स में प्लेट वगैरह डली हुई है कुछ भी हम्म। मेटल की, तो उसको टेंस दे सकते हैं? टेंस बैक में दीजिए, आगे का तो कुछ नहीं है। बैक में तो कुछ नहीं है वैसे। टेंस के लिए ये बोला जाता है, दूसरे टेंस और दूसरे लेग में मैग्नेट। दूसरे लेग में तो दे सकते हैं ना मैम? हाँ, दे सकते हो, मैं देती हूँ, है ना। ओके। दूसरा चीज ये है कि जिन लोगों को मैग्नेट थेरेपी के बारे में पता है, तो बॉडी पे भी जैसे बायोपोलर मैग्नेट आते हैं, उसके लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है। टेंस को भी देख देख के करना है। अब टेंस की फ्रीक्वेंसी कैसे रखनी है वो डिसाइड करते हैं हमारे मस्कुलर सिस्टम पे। अगर कोई बॉडी है जो बोनी है, जिसका पूरा हड्डी ही है, मांस है ही नहीं, तो वहां पे थोड़ा सोच समझ के कम फ्रीक्वेंसी दी जाती है। ठीक है। और प्लेट वगैरह का है तो मेरे पास जब ऐसे पेशेंट आते हैं तो मैं दूसरे पाँव पे देती हूँ। और जहाँ पे मान लो कि प्लेट है या कुछ ऑपरेशन वगैरह किया हुआ होता है, तो वहां पे मैं टेंस वगैरह नहीं देती। हल्की हल्की हाथों से मसाज करते हैं। ठीक है। एक मसाज का बहुत सिंपल सा है, वो मैं वीडियो डाल दूंगी। ठीक है। अभी कल से मैं 3 4 दिन नहीं अवेलेबल हूँ, फिर उसके बाद जब मैं वापस आ जाऊंगी तो फिर से मैं ग्रुप में एक्टिव हो जाऊंगी, है ना। ठीक है। अब इस चीज को समझो। एक हमारे इधर पेशेंट थे, एम्स में एडमिट थे, है ना। उनका लंग्स का प्रॉब्लम था। लंग्स के लिए उनको उन वेंटिलेटर पे रखा था। तो मुझे इतनी समझ थी कि मुझे क्या करना है। एम्स वालों ने बोला कि इनके लिए कोई फिजियोथेरेपिस्ट को लेके आओ। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, जो लंग्स का फंक्शन अच्छा नहीं था, वो सिर्फ जस्ट एक टेंस मशीन, और कहाँ पर, मैंने पूरे स्पाइन पे दी थी, पूरे पे। मेरा आदत क्या है, अगर सर्वाइकल जोन से स्टार्ट किया और टेंस का पैड जैसे रेगुलर बेस पे चलाया जाता हाई फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही वाली बात आ जाएगी कि अगर बोना शरीर है, बोन वाली शरीर है, तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से देखते हैं। अदरवाइज अगर मसल्स है तो अच्छा खासा फ्रीक्वेंसी देते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, 2 सेशन में पेशेंट के फंक्स का जो
लंग्स का फंक्शन था वो इंक्रीज हुआ। पर हमने ये पेशेंट को कंटिन्यू नहीं किया, इसके कारण थे क्योंकि वहाँ के दूसरे पेशेंट हम लोगों के पीछे लगे और एम्स वालों ने फिर मना कर दिया। तो सिंपल सी बात है, जब आपको बहुत सारा तामझाम याद नहीं आ रहा, पेशेंट समझ ही नहीं आ रहा, कुछ मत करो, पेशेंट के बैक पे पूरा टेंस देना स्टार्ट कर दो। आप कॉम्प्लीमेंट्री में जो थेरेपी ले रहे हो, चाहे फुट रिफ्लेक्सोलॉजी कर रहे हो चाहे ऑरिकुलर कर रहे हो, एक टेंस खरीद लो या एक वाइब्रेटर खरीद लो, बैक पे मसाज कर लो, धीरे धीरे या ऑटोमेटिकली फंक्शन इंक्रीज होगा। जिन लोगों का बैक पे फैट होता है, ठीक है, उन लोगों के उससे रिलेटेड ऑर्गन में हमेशा आपको प्रॉब्लम मिलेगी। एक शब्द लिख लो, फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट। फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट, ये लिख लो। फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट, इसके बारे में जाके पढ़ना। ये भी एक डायग्नोज का तरीका होता है। इस क्लास में टाइम मिलेगा तो आगे मैं चार्ट निकाल के बता दूंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि किसी को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, प्लस एज में है, तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लैडर पे आओगे, ये पूरा स्पाइन का ट्रीटमेंट देना है। टेंस मशीन 2 या 4 वाली होती है, तो 2 वाली में एक टेंस का पैड आपको ऊपर रखना है, एक चलाना है और दूसरा यहाँ पे स्पाइन के बायलेटरल साइड, दोनों साइड रख लीजिए। आप देखोगे कि बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। मैम इसका पेन का कलर ना रेड कर लो, दिखाई नहीं दे रहा ना इसमें। ओके, ठीक है। ये वाला जो यूरिनरी ब्लैडर के लिए होता है, सबसे नीचे वाला, यहाँ पे 2 हैवी चैनल देना स्टार्ट कर दो। अब इसमें मैं क्यों नहीं इंटरनल ऑर्गन को कनेक्ट कर रही हूँ, ये जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरनल है या एक्सटर्नल पेन है। एक बात समझो, हमारा बॉडी काम कैसे करता है, ठीक है। हमारा बॉडी काम ऐसे करता है कि जब भी किसी जगह पे या पार्ट पे हाथ लगाया जाता है या कुछ भी बॉडी में कोई सेंसेशन होती है, तो विथ इन सेकेंड में हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। चाहे हम जो ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म भी यही है, आर्टिफिशियल तरीके से पेन जनरेट किया जाता है। एक्यूप्रेशर में टेंस अगर यूज करते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप देखो, जब वो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई पे होती है तो पेशेंट के ब्रेन पे सिग्नल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, उस वक्त ब्रेन को सिग्नल जाता है तो आपके क्योर होने के चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं, भले ही बजाय आप लोकल पे कर रहे हैं ट्रीटमेंट, स्पाइन को साथ में हेल्दी करिए तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन का फंक्शन इसी तरीके से ठीक किया जाता है। आप पहले ये समझिए कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। जस्ट ब्रेन पे सिग्नल नहीं पहुंच रहा, सिर्फ सिंगल सी बात है, अगर आपको भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, तो ये धीरे धीरे क्या है, ब्रेन को सिग्नल नहीं जा रहा, धीरे धीरे, है ना। आप ऐसा तो कोई भी नहीं करता ना, आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आया कि कल उसको भूख नहीं लगी और वो चढ़ के आ गया कि भाई मेरा तो ट्रीटमेंट कर दो। लंबे समय तक अगर किसी को ये प्रॉब्लम है ना, तो आपका ध्यान इंटरनल ऑर्गन पे जाना चाहिए। और यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड जब प्रॉब्लम होती है, या मान लो कि एक 40 के एज का आदमी या एक फीमेल अगर बिस्तर पे यूरिन करती, ये बड़ी गंभीर बात हो जाती है। तो वो क्या करेंगे, तुरंत आएंगे। टॉपिकली चीजें समझो। मैं एक लास्ट में क्लास के एंड में एक अपना खुद का केस हिस्ट्री डिस्कस करूंगी, वहां पे मैंने कोई तामझाम नहीं किया और वाकई में अगर आपको बॉडी समझ आती है, बॉडी काम कैसे करती है, कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है। यहाँ पे सब लोग अभी क्या करते हैं, डिजीज के नाम के साथ काम करते हैं। मैंने कहा बन जाओ पूरे झोला छाप, आपको नहीं आती रिपोर्ट देखना, बन जाओ एक बार में। पेशेंट से डिटेल लेना शुरू करो, हाथ रख के पूछना शुरू करो। सर्वाइकल का पेन आप लोगों ने अभी भी जैसे कहा कि सर्वाइकल सर्वाइकल, मैं कहती हूँ आप देखो तो सही, बैक का फैट है कहीं, ऐसा तो नहीं इससे पेशेंट को लंग्स का प्रॉब्लम है।
ये तो बड़ा कॉमन डिजीज हो गया है मेरा इंस्टीट्यूट पे। मैं कभी किसी टाइम पे 40-45 लड़कियों के बीच में काम करती थी। उनके पास दर्द से, गर्दन का दर्द क्या है, एक सेकेंड, सर्वाइकल पेन। अरे नॉर्मल कोई पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द आ गया होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हर चीज को इतना ज्यादा वर्ड्स में या डिजीज में मत लो। डिजीज के नाम पे काम कभी मत करना, कुछ नहीं हासिल करोगे। एक सेकेंड है ना। बैक पे फैट होने का या सर्वाइकल जोन में फैट होने के रीजंस और भी हो सकते हैं। जिन लोगों को सर्वाइकल जोन में कालापन है और बैक पे फैट आता है, ये लीवर वाले पेशेंट है। आया समझ में? तो हर बार जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े प्रोटोकॉल में जाओ पूरा सिर्फ बॉडी समझो अपना, एलोपैथ से थोड़ा सा हटके नीचे आओ। जैसा बॉडी करता है काम वैसे करो। जैसे मैं खुद पैरालिसिस के पेशेंट देखती, ठीक है, हम चेक करते हैं उसका जो सेंसेशन है कहाँ तक जाता है, अपने नाखूनों से, पेन से। आपको पता है रिफ्लेक्सोलॉजी में या रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, जिन लोगों का घुटने का जो प्रॉब्लम होता है ना, तो वहां पे एक हथौड़ा मार के देखना अपने हाथों से। थोड़ा सा हथौड़े का मतलब ऐसा नहीं है। तो आप देखना कि आपके पाँव में तुरंत सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पाँव पूरा मूवमेंट कर जाएगा। एक और चीज, मेरे पास सवाल आएंगे, आपके पास भी ऐसे सवाल आते हैं कि हमारा पेशेंट कितने टाइम में ठीक होगा। ये पूरा डिपेंड करता है कि पेशेंट का ब्रेन कैसा है। पूरा डिपेंड करता है। कैसे पता चलता है कि कौन सा पेशेंट कितना ज्यादा हमारे ट्रीटमेंट को रिएक्ट करेगा। अब इसको समझना, जैसे जो पेशेंट का मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि का मतलब क्या होता है? मंद बुद्धि का मतलब ये होता है कि जो चीजों पे जल्दी रिएक्ट ना कर रहा। मंद बुद्धि का मतलब ये नहीं कि उसको नॉर्मल चीजें नहीं समझ आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि जिन लोगों का करंट लगता है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको लाइफ में अपना करंट नहीं लगा। जिनका ब्रेन का एनर्जी अच्छा होता है तो विथ इन सेकेंड में वो अपना हाथ हटा देते हैं। और जो चिपक जाते हैं या जिनको बहुत बड़ा झटका आता है, तो ये समझ लो कि उसके ब्रेन में नैनो सेकेंड में सिग्नल जाना चाहिए, नहीं गया तभी वो चिपका है। आया समझ में? अब हम लोग ये कैसे जानते हैं? पेशेंट का ब्रेन, उसका मेमोरी आप चेक करो कैसा है। मेमोरी से रिलेटेड कैसे डायग्नोस करते हैं? पेशेंट रखी हुई चीजें, कल का खाना क्या खाया भूल रहा है, तो समझ लो कि इसको टाइम लगेगा। आपकी कही हुई बातें उसको थोड़ी कम समझ आ रही है, उसको टाइम लगेगा। जो बॉडी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उन पे सिग्नल जल्दी जाता है, उनका बॉडी जल्दी रिएक्ट करेगा। पेशेंट के ब्रेन के साथ हम लोग वहां से भी पता करते हैं कि ये कितना लंबा समय चलेगा। एक्टिव है, बहुत सारी चीजें वो वैसे ही चीजों को अवेयर है, उसको याद रहता है चीजें। यहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड बात है कि जिन काफी सारे लोगों को ये होता है कि कल का याद नहीं रहता। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको पुरानी बातें याद हैं, बहुत पुरानी पुरानी बात है, और उनको कल परसों की चीजें याद नहीं है। ये भी ब्रेन के पेशेंट होते हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे कि वो पागल हैं, ये ब्रेन का एनर्जी है। अब आप इस चीज को समझेंगे, खुद से डायग्नोज करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक पेशेंट को आपने कोई चीज समझाई, उसको नहीं समझ आ रही है, तो समझ जाना उसको टाइम लगेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जिन पेशेंट का पेन नहीं है, कोई भी बॉडी में पेन नहीं है, जैसा अभी इन्होंने बात किया, फीमेल पेशेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है, ये पेशेंट थोड़े लंबे चलेंगे। पेन वाले पेशेंट पे क्या होता है कि आपने ट्रीटमेंट किया और आपने अपना दिखा दिया कि हमने 2 दिन में या 3 दिन में पेशेंट का पेन ठीक कर दिया। पर क्या वाकई में इंटरनल कॉज, रूट कॉज पे काम कर पाए हो क्या? और रूट कॉज पे काम करने के लिए आपको कम से कम 15 दिन चाहिए। आया समझ में? तो पेशेंट के ब्रेन पे भी काम करता है, वो कितना आपकी चीजों को लेके अवेयर है। जैसे अभी कुसुम जी ने मुझे एक पेशेंट के बारे में पूछा था, तो वो पेन में नहीं थी,
तो उनको ऐसा कहने के लिए मेरा कहना है कि 3 महीने तक कंप्लीट ट्रीटमेंट देना होता है। आया समझ में? अपने ट्रीटमेंट की इफेक्टनेस को बढ़ाने के लिए साथ में स्पाइन पे ट्रीटमेंट जरूर करोगे। किसी दिन कुछ नहीं करना है, नहीं समझ आ रहा, तो स्पाइन पे ट्रीटमेंट देके भी छोड़ सकते हो। दूसरा चीज, एलिमेंट डायग्नोज शुरू कर दो। शब्दों पे जाना, ड्राइनेस है, चिपचिपा है, भारी है ना, ये दर्द वर्द तो हो चुका, सबको पता है दर्द के लिए पेशेंट आएगा। हम्म। मैम एक सवाल पूछूं? जी। अगर हार्ट का कोई पेशेंट है और उसके बैक में पेन हो रहा है, हम्म। अगर बैक बैक का मेरिडियंस हमने देखा तो ब्लैडर का यूबी का अगर रहेगा तो उसमें हम इलेक्ट्रोथेरेपी दे सकते हैं क्या? नहीं नहीं, हार्ट वाले पेशेंट पे मैं थोड़ा मना करती हूँ ना। हार्ट वाले पेशेंट पे थोड़ा सोच समझ के चलिएगा। इलेक्ट्रो कैसा, आप निडल करके करते हैं या टेंस मशीन देते हैं? टेंस मशीन। टेंस मशीन बैक साइड में थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी में देना। इसका कारण बताऊं क्यों? देखो, हाँ। अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो अभी आपने ये डायग्नोज नहीं किया है कि वो हाइपर कंडीशन में है या हाइपो में है, उसका ब्लड का फ्लो कैसा है। तो हार्ट वालों के लिए थोड़ा स्लो चलना। अगर प्रोटोकॉल समझ आ रहे हैं तो पहले प्रोटोकॉल से स्टार्ट करना। बैक में वाइब्रेटर मशीन दे सकते हो, है ना। पहले दिन पे तो कोशिश करिएगा कि अगर मेरी गाइडेंस में रहते हो तो ज़्यादा ठीक है। हार्ट वाले पेशेंट को एकदम से बैक में नहीं देते, क्योंकि अगर है ना वो फायर में एक्सेस होगा और आपने ट्रीटमेंट दे दिया, मान लो कि एक गरम सिकाई वाला जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्ट है कि वो क्या करते हैं, गरम सिकाई देना शुरू कर देते हैं। तो गरम भी हर किसी के लिए नहीं होता, पहले आप देख लेना। उसके बाद टेंस भी दे रहे हो तो सोच समझ के, या तो फ्रीक्वेंसी कम करके देना। बॉडी में कोई स्टंट वगैरह डले हुए हैं तो भी नहीं देना। इलेक्ट्रो एक्यूपंचर, मतलब काफी सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो क्या करते हैं, निडल करने के बाद उस पे टेंस का जो प्रोब आता है ना उससे भी देते हैं। थोड़ा सा चीजों को अभी थोड़ा और समझने की कोशिश करिएगा, है ना। कुछ हार्ट वाली प्रॉब्लम में बहुत, हार्ट वाला हो गया, और दूसरा पैरालिसिस का पेशेंट, इन दोनों में सोच समझ के ट्रीटमेंट करना होता है। स्प्लीन को लेके कोई दिक्कत नहीं है, गॉल ब्लैडर को लेके दिक्कत नहीं है, स्टमक मेरिडियन से रिलेटेड प्रॉब्लम की कोई दिक्कत नहीं है, किडनी से रिलेटेड ट्रीटमेंट नहीं है। हार्ट और, आगे समझ में? ठीक है। सोच समझ के थोड़ा सा। और अगर आप फर्स्ट डे चाहते हैं कि आप पहले दिन आप जैसा अभी चल रहा है वैसे चलाइएगा, सिम्टम्स लेके दीजिएगा, तो मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दूंगी। मुझे एलिमेंट, सिम्टम्स, ये सारे चीज बताओगे तो शुरुआती टाइम पे मैं आपको हेल्प कर दूंगी। 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे। हम्म। ठीक है। अब यहाँ मैम तक सबको, हाँ जी। मैम अगर मेरिडियंस हमारे हैं जो पाँव से कुछ स्टार्ट होते हैं, कुछ हाथ से स्टार्ट होते हैं, आपने बताया था। 6 मेरिडियन हमारा पाँव से स्टार्ट हाँ। होती है, 6 मेरिडियन हमारे सिर से होती है। यिन यांग का कॉन्सेप्ट में क्या कहा जाता है कि 6 मेरिडियन ऐसी होती है जो यांग में एनर्जी छोड़ती है, 6 मेरिडियन ऐसी होती है जो यिन में एनर्जी छोड़ती है। यांग माने ऊपर, है ना। यांग ठीक माने है। ऊपर, कहते हैं ना परम पिता। तो नीचे से जो ऊपर की ऊर्जा छोड़ते हैं वो यांग मेरिडियन है, और जो ऊपर से नीचे की जमीन की तरफ जाती है ऊर्जा देने के लिए, वो यिन मेरिडियन है। ठीक है, ये याद करने का कॉन्सेप्ट है ना। और उनमें उसमें अगर ट्रीटमेंट करना है टेंस मशीन से तो ऐसा हम्म। कुछ है क्या कि जो ऊपर नीचे से ऊपर जाने, जो डिमेरिडियंस जा रहे हैं उसके ऊपर दर्द है तो नीचे से ऊपर ऐसा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। क्योंकि बॉडी का जो, अगर आप उसको देखोगे ना तो ग्रेविटी, हम लोग उसको लेटा के ट्रीटमेंट देते हैं। ये ना जो आप कॉन्सेप्ट पूछ रहे हो ना, ये एक्यूपंक्चर में देखा जाता है। आया समझ में? अगर ऊपर से नीचे की तरफ वेव जा रही है या
ऊर्जा जाती है। मैं एक यूट्यूब पे का वीडियो डाल दूंगी, अब उसमें ऊर्जा जाती और आती दिखती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर ऊर्जा के सिमिलर चलोगे ना, तो क्लॉकवाइज निडल करके मूव कराई जाती है। और अगर ऊर्जा ऊपर से नीचे है तो एंटी क्लॉकवाइज उसका टोनिफिकेशन होता है। मैं एक वीडियो डालूंगी, मुझे ग्रुप में याद दिलवा देना। ठीक है। वो मेरा नहीं है, वो किसी 3D में डाला हुआ है, मेरिडियन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कैसे चलती है ना। ठीक है। लेटा के ट्रीटमेंट देने में कोई इशू नहीं होता, क्योंकि टेंस क्या करता है, सिर्फ वहां के जो एनर्जी है, या जो चाइनीज भाषा में कहा जाता है की, उसको चैनलाइज करती है। एक और चीज मेरे को याद आ रहा है, मैं बोल रही हूँ ना। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में फर्क क्या होता है मेरे हिसाब से? जिसका बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी है, बस एक जगह जाके इकट्ठी हो रही है या दर्द पैदा कर रही है, तो ये होता है हमारा एक्यूप्रेशर। यहाँ पे काम क्या आएगा? एक्यूप्रेशर। और जिस एनर्जी है ही नहीं उस पॉइंट पे, या उस पूरी मेरिडियन कोलैप्स हो रखी है, तब दिया जाता है अकुपंचर। अपनी भाषा में समझाती हूँ। मान लीजिए मेरे फोन में एक ऐप है, ठीक है, तो मुझे उसको चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेशर करना है। प्रेस करूंगी, ऐप ओपन हो जाएगा। एक्यूपंक्चर की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब मेरिडियन नहीं है, चल नहीं रही है, कोलैप्स हो गई। अगर कोई मेरा फोन में ऐप नहीं है, तो मुझे वो ऐप डाउनलोड करने के लिए एक इनविजिबल नेट की जरूरत पड़ेगी। आया समझ में? जो लोग एक्यूपंक्चर पे जाना चाहते हैं, या जा रहे हैं, या ऑलरेडी कर रहे हैं, ये चीजें ध्यान रखिए। नो डाउट एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दोनों वर्क करते हैं, पर टोनिफिकेशन और सेडेशन के अभी तक अगर किसी को एक्यूपंक्चर में लोचा नहीं समझ आया है, तो नहीं करें। दूसरा चीज, कि यहाँ से लोग, काफी सारे ऐसे लोग कहते हैं कि दोनों सिमिलर होते, सिमिलर नहीं होते हैं। एक अच्छा थेरेपिस्ट प्रेशर कर सकता है 10-12 पॉइंट्स पे। एक अच्छा एक्यूपंक्चर सिर्फ एक मेरिडियन पे पंच करता है, ना कि बंच में निडल पंच करेगा। ठीक है। टेंस का भी यही है। टेंस हम लोग जब भी लेते हैं, मेरे से पूछोगे तो टेंस का जब भी मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, शुरुआती तौर पे करती हूँ। अदरवाइज बॉडी को क्योर सिस्टम पे लेके जाना है, रूट कॉज पे काम करना है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरिडियन के साथ काम करती हूँ, मैजिक मसाजर और सुजोग में। आया समझ में? ऐसा क्यों करती हूँ? देखो क्या होता है, टेंस एक अलग तरह की फ्रीक्वेंसी बॉडी पे छोड़ती है। आप एक दिन पेशेंट को दोगे, 2 दिन दोगे, 3 दिन दोगे, चौथे दिन वो हैबिचुअल हो जाएगा उस फ्रीक्वेंसी का। तो कभी इमरजेंसी आई तो वापस वो चीज नहीं आएगी, वो काम नहीं करेगी वैसा। ठीक है। अपने लिए रेगुलर बेस पे अगर मैं बोल रही हूँ, तो मैंने बोला वीक में 1 डे 2 डेज आप डिसाइड करके कर सकते हो। आया समझ में? पेन वाले पेशेंट को टेंस दे देना बड़े आराम से, हार्ट वाला थोड़ा सा सोच समझ के। कोशिश करना सिम्टम्स लो, क्योर सिस्टम पे जाओ, बॉडी को क्योर करो रूट कॉज से। और वो मेरिडियन के पॉइंट्स पे आता है। ठीक है। आप मसाजर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई सवाल? यहाँ पे किसी को कोई सवाल? अगर समझ आ गया है तो मैं नेक्स्ट चार्ट पे आती हूँ। हमारे जो बाकी लिवर वगैरह किडनी है, हम्म। अगर उसमें भी कुछ इश्यू है तो वो उसी में रेडियंस पे टेंस अगर चला है तो चलता है ना? हाँ वो चलता है, वो चलता है। पर है ना, एक अच्छा थेरेपिस्ट क्या करता है ना, एक अच्छा थेरेपिस्ट पूरी मेरिडियन की मसाज ना करके सिर्फ उसके स्विच को, मतलब मान लो हमारा एक बॉडी का, नहीं सॉरी, एक रूम है, या तो हम पूरे रूम का पूरा बटन को दबाएंगे या प्रेशर देंगे, या सिर्फ उस पॉइंट को देंगे जहां से उसको प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो धीरे धीरे ना अच्छे थेरेपिस्ट की तरफ के जाना शुरू करो, है ना। मैं लास्ट वाला जो टॉपिक समझाऊंगी ना, मैंने भी बोला था, उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी कि हम लोग काम कैसे करते हैं, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में रूट कॉज पे कैसे काम होता है ना। ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग। ये तो सारा इंटरनल ऑर्गन का पूरा हो गया, पूरा तो नहीं हुआ है।
और जितना भी डायग्नोस हमने किया, हमने पेन को समझा, रूट कॉज समझा, यहाँ पे हमारे शरीर में नर्व चलती है। रीजनल समझ लो, जोनल समझ लो, या सिंपल सी बात है कि स्पाइन के कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ कहाँ रिलेट करते हैं। एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मेरा ये वाला, आप देख पा रहे हैं ना, ये यस वाले। मैम, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी। क्लियर है मैम, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना। अब उसने ना तो कुछ और चीजें बोली ना आप पूछ पा रहे हो। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट लगा लिया कि नहीं समझ आ रहा, सिर्फ ये कैसा दर्द है कि सिर्फ इसको यहाँ यहाँ दर्द आ रहा है, यहाँ तो कोई मेरिडियन ही नहीं है मेरे हिसाब से, या तो यहाँ मेरिडियन है तो तीन तीन चार चार मेरिडियन है ना। तो कई बार सिर्फ क्या होता है कि बैक में, या हमारा गलत सोने के तरीके से, या ऐसा होता है कि जो पेशेंट ये कहता है कि अभी 2-3 दिन से मेरे को इस अंगूठे में कुछ फील ही नहीं हो रहा, मैं अंगूठा ही नहीं मोड़ पा रहा, ना तो उसके पास कोई पीछे की केस हिस्ट्री है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वर्टिब्रास में कंप्रेशन आ जाने की वजह से नर्व कंप्रेस होती है तो पेन आना शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में झंझनाहट होना, किसी चीज को होल्ड ना कर पाना, सर का दर्द, ना कोई आपने डायग्नोस किया, कोई सिम्टम्स ही हाथ नहीं आ रहा, तो पॉसिबल एक्सपेक्ट हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ नर्व में प्रॉब्लम आई हो। आया समझ में। यहाँ पे भी कोई ज्यादा कुछ माथापच्ची करना, कोई बड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मैडम एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। ये रीढ़ की हड्डी में जो गैप होता है, हम्म। और ये टेल बोन में भी कुछ प्रॉब्लम, गिरा हुआ आदमी, जब ये मसाज करना ठीक है क्या? उसका सीक्वेंस करना ठीक है रीढ़ का हड्डी का? मेरे हिसाब से ना मसाज ठीक होती है। अच्छा। ठीक है। तो कभी कभी उसका जब मसाज करते हैं तो हम्म। उसका सांस अटक जाता है। ठीक है। आपने कभी उनको ठंडी सिकाई देखी है? और दूसरा, मेरे हिसाब से ऐसे पेशेंट को हमेशा लो ग्रेड का फीवर रहता है। हाँ 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 तो हाँ। ऐसा कि अ, मैं टेम्परेचर पे अगर थर्मामीटर पे नापोगे तो भी नहीं लगेगा। पेशेंट का एक रीढ़ का हड्डी का जो लास्ट में कॉक्सिक्स होती है, जिसको टेल बोन कहते हैं, हर वक्त गर्म महसूस होती है, हाँ हाँ। टूटने जैसी। सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे ठंडी सिकाई करो, पेशेंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में। लो ग्रेड का फीवर हो 99 से है, जिसमें हाँ हड कहते हैं ना, हड्डी तोड़ वाला दर्द। हाँ 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 आप हाँ। एक काम करना, हम लोग इसमें ज्यादा दूर नहीं जाते, कोई ट्रीटमेंट का या मसाज का, चलो जो भी आपको ठीक लगता है करिएगा। पर मेरा, हाँ, मैं अगर क्या करती ना, मैं मिट्टी का एक पूरा लोई बनाती स्पाइन का पूरा, अच्छा वो स्पाइन पे लगाना शुरू कर देती। 2 या 3 सेशन में उसका ये जो हड्डी दौड़ वाला है, या उसका जो स्पाइन से कॉक्सिक्स में जो पेन है, वो मिट्टी क्या करती है, उस स्पाइन को ठंडा कर देती है। अच्छा। लो ग्रेड वाले जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है ना, इसके लिए भी तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में। यहाँ पे कोई इंटरनल ऑर्गन नहीं होती, जस्ट वहां पे फायर जनरेट होना स्टार्ट होती है। दूसरा चीज, जिन लोगों को ये लगता है ना कि रीढ़ की हड्डी में गैस भर गया है, और गैस की वजह से पेट में या पीठ में दर्द आता है, उनके लिए भी ये सिंपल रेमेडी है। वहां पे टेंस वेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, मिट्टी का लोई बना लो अच्छा सा। काली मिट्टी अगर मिलती है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक टॉवेल ले लो, टॉवेल का पूरा पानी ठंडे पानी में डिप करके उसकी स्पाइन को ठंडा करो, वो ऑटोमेटिक आपका वो पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाएगा। कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी के समझने वाली बात है। हाई फीवर के लिए जैसे हम लोग करते हैं, दूसरा एक और चीज मुझे याद आ गई, कि जिन लोगों को मूवमेंट पे भी फाट आते हैं, मूवमेंट पे डकारें आती हैं, ऐसा पेशेंट कभी किसी ने देखा है? थोड़ा सा हिले नहीं, या तो फाट करेंगे या डकारे ले रहे हैं। ये विंड वाले पेशेंट होते हैं, इनको ट्रीटमेंट देना है लीवर का। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि कभी बॉडी में यहाँ पेन है कभी वहाँ है, ये विंड वाले पेशेंट हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक लोकल पॉइंट मिलेगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ना, हम टाइम्स वगैरह देते हैं, फिर लास्ट में अगर एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे गांठें मिलती हैं, या हम लोग ये समझें कि जिसमें ये
ड्राई निडल में ये कहा जाता है कि गांठें बन जाती हैं या खून का थक्का बन जाना, तो हम लोग वहां पे सिर्फ क्या करते हैं, सिंपल सा ड्राई निडल करते हैं, वहां की ब्लॉकेज को हटाते हैं। क्लियर? नहीं, आपको एक पॉइंट 101% मिलेगा जब आप हाथों से मूवमेंट करोगे ना अंगूठे से, तो आपको पता चलेगा। सिर्फ उसी पॉइंट पर ट्रीटमेंट देना, ऑटोमेटिक जो नर्व पूरी एक पूरी जोन में पेन आ रहा है, उसके लिए आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हो, है ना। अब एक पेशेंट थे मेरे, पेशेंट तो नहीं थे, मेरे स्टूडेंट थे, उनके यहाँ पे एक फीमेल थी। ठीक है, यहाँ से दूरी से मुझे एक ही चीज बोल रहे हैं, उसकी एड़ी में दर्द है, उसकी एड़ी में दर्द है, उसकी एड़ी में दर्द है। हमने पूरा तामझाम करवा लिया, ट्रीटमेंट दे दिया, सब कुछ, रिजल्ट नहीं था। ठीक है, अब एड़ी में दर्द कहाँ कहाँ है और कौन कौन सी वर्टिब्रा है, ये देखो। अगर एड़ी में दर्द है तो उन्होंने बोल रहे थे एड़ी में दर्द है, एड़ी में स्वेलिंग है, एड़ी में दर्द है, एड़ी में स्वेलिंग है। यहाँ से समझ नहीं आया कि एड़ी क्या। ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ से लेके पूरे पे मसाज करी, कपिंग की, टेंस दे लिया, दर्द में कोई रिलीफ नहीं, कोई भी रिलीफ नहीं। उनका पेन जनरेट हो रहा था SP4 से, ये हिस्से में, ये पूरी काफ मसल से लेके SP4 पे ट्रीटमेंट दिया गया। जब हैवी टेंस उस पॉइंट से, PP पॉइंट मतलब पेन पॉइंट से जब स्टिमुलेट किया, उसका दर्द चला गया। क्लियर हो गया? तो ये देखना भी जरूरी है, हो सकता है सिर्फ वर्टिब्रास की वजह से प्रॉब्लम आई है। हम लोग क्या करते हैं, जहां पे दर्द है उसी के बारे में चिल्लम चिल्ली करते हैं। पहले ये भी देख लेना कि हो सकता है कहीं सिर्फ और सिंपल ये वाला चार्ट तो नहीं उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये चार्ट आपके साथ उसमें इस PDF में है, आप एक बार वापस इसको देख लेना, मतलब सारे कॉन्सेप्ट देख लेना एक बार। हो सकता है कि ये भी आपको पॉसिबल मिल जाए। पॉसिबल एक्सपेक्ट में ये भी आता है कि दर्द, अब किसी का सर दर्द की बात कर रहे हैं, कुछ सिम्टम्स दूसरे कुछ भी नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहे हैं, ना पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना माइग्रेन है, ना कोई दूसरा है, ना खाने का कोई टेंशन है, खाना पीना सब कुछ अच्छा मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे दर्द है। तो ये हम लोग लोकल का ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे किसी को सवाल? ठीक है मैम। ठीक है, मैम एक सवाल है हमारा। जी बोले। अगर टेलबोन में जैसे गिरने की वजह से हल्का सा फ्रैक्चर आ गया हो, तब भी ये मिट्टी वाला काम करेगा उस पे? नहीं, नहीं, फ्रैक्चर के लिए उनको पहला जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो तो लेना ही पड़ेगा, है ना। याद रखना, अपना सोचे समझे, जैसे मान लो कि गिरने की वजह से दर्द है, क्योर होने के लिए या बाद में जब उनका पूरा हो गया उसके बाद आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हो। आया समझ में? हाँ। देखो, मैं एलोपैथ की रिपोर्ट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। इंटरनल बॉडी पे जो सडन चीजें हो रही हैं उस पे हमेशा सोच समझ के रखना, ठीक है। कोई क्योर होने के लिए आ रहा है, लंबे समय से पेन है, तब आप आराम से ट्रीटमेंट करिए और रूट कॉज पे जा सकते हो। अगर आप ये कह रहे हो कि टेलबोन का, स्पाइन का कोई प्रॉब्लम बड़ा है, तो मैं तो ये कहूंगी कि मत ही करिए, क्योंकि जो होगा ना, फिर वो लोग सब आपके पीछे लग जाएंगे। कहीं ना कहीं आप इस चीज को मान के चलिए, एलोपैथ ने अभी भी हमारा हाल खराब करके, नो डाउट होगा वो किसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। ऐसे केसेस में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हल्की हल्की मसाज के साथ काम कर सकते हो, ठंडी सिकाई के साथ काम कर सकते हो, पर ये कहीं पे भी गारंटी मत लेना कि हम ठीक कर देंगे पूरी तरह से, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाद वाले सेशन आप आराम से ले सकते हो, है ना। अभी तक कैसा चलता है, थोड़ा थोड़ा उसको चलाइए। डायबिटीज वालों के पेशेंट का भी यही होता है, स्टोन वाले पेशेंट का भी यही इश्यू होता है। मैं स्टोन वाले पेशेंट लेना पसंद नहीं करती। इसका कारण है ना, कारण क्या है, कि हम लोगों ने अगर स्टोन के लिए काम किया और वो टूट के नीचे आई,
फीमेल बॉडी में खैर इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर मेल में प्रॉब्लम आ गई तो वो फिर हमारे, जबकि ये चीज़ एक नेचुरल है। एलोपैथ भी करती है, एलोपैथ के वालों के साथ भी अगर किडनी का स्टोन बाहर आता है और कहीं फंस गई, पर हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, ये सिमिलर है। आया समझ में? थोड़ा सा हम लोगों को अभी, मैं इसीलिए कहती हूँ कि थोड़ा सोच समझ के चलिए। बाकी यस मैम। एलोपैथ में तो अभी तक ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसको 99% क्योर किया गया है। मैं ये कहती हूँ कि अगर इंटरनल बॉडी में अगर कोई ऑर्गन की कोई फंक्शन में कोई कमी है, थोड़ा सा सब्र लीजिए और करिए, 101% ट्रीटमेंट के रिजल्ट आएंगे। ऐसे केसेस में भी मत हाथ डालिए कि जहाँ पे एलोपैथ ने कहा और आपके ऊपर आ गई। मैं इसलिए डायबिटीज वाले पेशेंट के साथ कभी गारंटी नहीं लेती, थायराइड वाले पेशेंट के साथ नहीं लेती। फीमेल पीरियड से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, नो डाउट हम ट्रीटमेंट देते हैं, उसको लेके मैं डरती नहीं हूँ। पर अगर उनका हार्मोन्स किसी वजह से डिस्टर्ब हुआ तो क्या प्रॉब्लम आती है कि 2 महीने से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अगर बॉडी में पेन नहीं है तो 3 महीने का ट्रीटमेंट फॉलो कराना जरूरी होता है। पर इस बीच में अगर वापस से कुछ हो गया, ब्रेन है ना, ब्रेन उनका हम लोग तो कंट्रोल कर नहीं सकते, तो वहां पे फिर वो वापस आ जाते हैं कि अरे हमारा तो ये हो गया। दूसरा, मेरे साथ जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है ना, पेशेंट क्या करते हैं ना, आज मान लो कि किसी दर्द के लिए वो रो रहे हैं ना, हमने ट्रीटमेंट दिया, दर्द चला गया, दूसरे दिन वो किसी और चीज के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। अरे भाई, तुम्हारे साथ जो कल हुआ था क्या वो कम है क्या? नहीं, वो जवाब ही नहीं देते। इसीलिए डे बाय डे 2 या 3 दिन जब ट्रीटमेंट देते हो तो पेपर पे लिखना इसलिए स्टार्ट करने के लिए बोलती हूँ कि जिस वक्त वो आया था उस वक्त उसकी बॉडी में क्या था। मेरे पास ये रेगुलर बेस पे होता है, रेगुलर बेस पे। नोटिस ही नहीं करते कि जो ठीक किया गया है, जो ठीक नहीं हुआ है उसके पीछे पड़ जाएंगे। आप तो आए बैक पेन के लिए, सडनली आप बोल रहे हो कि मेरे को तो खाना अच्छा नहीं लगता। आया समझ में? बायोलॉजिकल चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है। मैम अगर L5 का जो दिखाया है आपने, जी हाँ उसमें अगर अंगूठे अंगूठा है अपना SP2 पॉइंट है, SP2 जी स्प्लीन जी। का अंगूठे के बाजू में SP2 जो पॉइंट है ना, अगर हम्म। उधर दर्द रहेगा तो L5 पे ट्रीटमेंट करना है। एलयू 5, हाँ, लंग्स मेरिडियन के 5 पे। 5 पे अलग क्यों बोल रहे, 8 है ना वो तो, मेरिडियन का एलयू 8। ये लिएट है क्या? हाँ, एलयू 8 है। अभी वो नेक्स्ट चार्ट में आ जाएगा। एलयू 8 है ना। ओके। हम्म। कलर कोडिंग दिखाया ना L5 का वगैरह उधर जा रहा है। हम्म, हेलो। हाँ जी, ये आगे का चार्ट मैंने दिखा दिया ना। क्लास के बाद सबके अगर टाइम मिलेगा तो सवाल ले लूंगी, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं ना। ये कल वाले पॉइंट्स है जो मैं लिख के आई हूँ, एक चार्ट बना के रखा है। हमने 1 पॉइंट ट्रीटमेंट समझ गए सब लोग। जी। मेरिडियन पे प्रॉब्लम है तो सेल्फ एलिमेंट के पॉइंट को सीडेट कर दो, दर्द की बात कर रही हूँ सिर्फ, है ना। अब आते हैं हम लोग 3 पॉइंट की कॉन्सेप्ट पे। जो मैंने कल बोला था, मदर सन की थ्योरी, दादी और पोते की थ्योरी, है ना, उसकी थ्योरी पे आते हैं। फायर अगर हार्ट में एक्सेस है, ये कैसे पता चलेगा कि फायर एक्सेस है? जीभ की बात करते हैं, कोई मुझे बताएगा कि हाँ, हार्ट में फायर एक्सेस होगी तो क्या सिम्टम्स होंगे? ऐसे ही जनरली बताना। क्या- इतने टाइम से अगर पेशेंट जो जो भी देख रहा है उसको पता तो थोड़ा बहुत तो चलता होगा। कोई बोलेगा? अगर हार्ट में पेशेंट को प्रॉब्लम है, फायर एक्सेस है,
तो क्या सिम्टम्स होंगे? जीप पे व्हाइट परत वगैरह आएगी ऐसा। फायर हमेशा लाल रंग लेके आएगी, जीभ पे हाँ। छाले होना, ठीक है, पाल्पिटेशन जल का बढ़ना, एंजाइटी हाइपर है। एंजाइटी क्या होता है? हाइपर कंडीशन है, ये हार्ट की एक्सेस होती है, ठीक है। इसके लिए टॉपिक मैंने लिख के रखा है, वो मैं आपको रिटर्न में दे दूंगी, उसको आराम से बैठ के पढ़ना। यहाँ पे हम लोग पॉइंट सिलेक्शन लेते हैं, आप बनाइए, है ना। मैं कंडीशन बोलती हूँ, सब लिखना शुरू करना। शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से? फायर से शुरू करती हूँ मैं, ठीक है। सब लिखना शुरू करो। हार्ट, फायर, यिन, टोन। हार्ट क्या है? एक यिन ऑर्गन है, ठीक है। आ रहा है समझ में? एक एग्जाम्पल भी बताती हूँ। इसके यिन को टोन करना है, तो जब हमें टोन करना होता है और सिडेट करना होता है, ये फॉर्मूले नीचे लिखे हैं, ठीक है। हार्ट, यिन, टोन लिखा। तो H8, ये क्या है? सेल्फ पॉइंट है। ये क्या है? H8 इसका खुद का पॉइंट है। इसको क्या करोगे? टोन, ठीक है। अब इसकी मदर कौन है? इसकी मदर है लीवर 1, इसको भी क्या करना है? टोन, ठीक है। अगर हो सकता है इसकी दादी इसको कंट्रोल कर रही हो, तो इसकी कंट्रोलर कौन है? K10, इसको क्या करना है? सिडेट। आपको टोन और सीडेड किसी को नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों पॉइंट्स पे प्रेशर दे दो। आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक बोलूं? जिन जिन को नहीं समझ आया एक बार थम्स अप कर सकते हो कि नहीं समझ आया, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि ये 3 प्रोटोकॉल का फॉर्मूला है। मैम हमने वो K10 को सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि कंट्रोलर है। अगर एक बच्चा और एक माँ, मैंने कल कहा था ना कि अगर उनमें ऊर्जा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी दादी कंट्रोल कर रही है, तो हम क्या बोलते हैं? बच्चे को थोड़ा बोलते हैं थोड़ा टोन करो बढ़ो, उसकी माँ को बोलते हैं टोन करो बढ़ो, तो दादी को भी तो साथ में बोलेंगे भाई तुम थोड़ा कंट्रोल अपना कम करो, तो सीडेट का मतलब क्या होता है? कम करो। आया समझ में? हाँ। ठीक है, ये होती है थ्योरी। अब क्या होगा अगर यहीं पे अगर मैं बोलूं कि फायर यिन सिडेट, फायर यिन सिडेट, अब क्या होगा? नेक्स्ट वाला टोन का सेल्फ पॉइंट को करेंगे हम लोग सिडेट, ठीक है। मदर को भी क्या बोलेंगे? सिडेट। ठीक है। अगर एक बच्चा, सिडेट की कंडीशन कब आती है? जब बच्चा बिगड़ जाता है, तो उस बच्चे को हम क्या बोलते हैं? थोड़ा कम हो भाई। उसकी माँ को भी बोलेंगे थोड़ा तू भी कंट्रोल कर, और दादी को क्या बोलेंगे? थोड़ा आप कंट्रोल बढ़ाओ। आया समझ में? ओके ओके। ठीक है, ये नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है। हाँ, अब मैं जो जो कंडीशन बोलती हूँ साथ में आप बोलते जाना और लिखते जाना, तो ये क्या हाथों हाथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिम्टम्स की लेके जो बात है ना, वो रिटर्न में दे दूंगी मैं। ओके। ठीक है। फायर इन टोन, अब बोलते हैं H8 को क्या करेंगे हम? टोन। लीवर 1 को करेंगे टोन, किडनी को करेंगे सिडेट। अगर फायर इन को सिडेट करना है तो H8, ठीक है। लिखा सबने?
यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बोलूं। यस मैम। हार्ट का कपल ऑर्गन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। फायर या टोन। फायर क्यों? क्योंकि फायर एलिमेंट है। यांग क्या है इसका? यांग ऑर्गन कौन सा है इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन। सर्कल सेकेंड वाले पे आ जाना। फायर यांग टोन। प्रोटोकॉल बोलो, कोई एक जना बोले। SI5 टोन, हम्म। जीबी GB41 टोन। हम्म। और UB66 सेडेट। ठीक है, डन। ठीक है, आगे बोलो। ये समझ आ रहा है आपको? हाँ। है ना? अब यहाँ से ना एलिमेंट वापस से शुरू से पढ़ना शुरू करना, और कुछ लिखित में दूंगी तो उसको आराम से बैठ के पढ़ना। ये लाइक ऐसे होते हैं ना जैसे हम लोग है ना टेबल पढ़ते मैं हैं। जी। मैम, इसकी रिकॉर्डिंग है ना आज की? हाँ हाँ, दोनों की मिल जाएगी, कल वाले की भी मैम आज मुझे बीच में नींद नींद आ रही। चलो कोई बात नहीं, मैं आज मेरा रिकॉर्डिंग। फास्ट आज मेरा फास्ट था ना, तो बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही मैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं रिकॉर्डिंग तो आती मैं डालने वाली हूँ, है ना, कल वाली भी और हाँ आज मैम, भी। क्योंकि मुझे पता है आपकी एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, आ गया ठीक है समझ मैम, में? थैंक यू। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा अभी इनको बॉडी पे याद करना। और टोन और सिडेट का, ये जो सब लोगों को बड़ा प्रॉब्लम रहता है ना कि टोन कब करना है, सिडेट कब करना है, पॉइंट्स कैसे सेलेक्ट करना है। अभी टाइम मिलेगा इसके बाद, अगर आप ये खुद से कर सकते हैं तो क्लास में लिखित में दे देना, तो मैं चेक कर लूंगी। अगर आगे आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए, अगर एक स्टेप और आगे चलना चाहते हो, ये सिर्फ क्या है, उसी उसी एलिमेंट के पॉइंट है। बढ़ूं आगे? हाँ। ये फोटो भी भेज दूंगी और पॉइंट्स बनाने का। एक बार मैंने जितना समझाया उतना तो समझ आ ही गया है ना? अब क्या होता है, एक मुझे ये बताना कि लीवर को कंट्रोल कौन करता है? लंग्स। ठीक है, किडनी को कंट्रोल कौन करता है? हार्ट। हम्म, स्प्लीन। स्प्लीन स्प्लीन सॉरी। है ना? लंग्स को कौन कंट्रोल करता है? हार्ट। हार्ट। ठीक है, हार्ट को कौन कंट्रोल करता है? केटिन। किडनी। ठीक है, मेल और फीमेल ऑर्गन सब ऐसा ही चलता है। दूसरा टिप की बात करते हैं कि पहले दिन अगर आपको इतना नहीं समझ है तो छह चीजें समझ लो, पांच। पांच पहले और छठा वो है अपना पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। इनके ये जो एलिमेंट के बिंदु हैं ये बॉडी पे याद कर लेना। ठीक है, इससे काफी चीजें, अगर 3 पॉइंट का ट्रीटमेंट भी दे दिया ना पहले दिन, एलिमेंट समझ आ गया, पॉइंट दे देना, तो आप देखोगे कि रिजल्ट और आपका खुद का जो कहते हैं ना कि मेरे को एलिमेंट समझ आ गए, वो इन तीन से भी अगर एक दिन में अच्छा ट्रीटमेंट मिला तो आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हमने कुछ सीखा है, हमें अब एलिमेंट समझ आने लगे हैं। चलो, अब यहाँ पे तो हमने ये हेलो बोला कि कौन किस। मैम, एक क्वेश्चन है मैम। हम्म। हेलो हाँ हाँ, बोले बोले। मैम, ये हार्ट जो फायर यांग टोन बताया है, ये समझ नहीं आया मुझे। हाँ, देखो, हार्ट का नहीं सॉरी, फायर का यिन ऑर्गन कौन सा है? मैम पहले जैसे हार्ट बोला ना, हार्ट फायर yin। मैं वही तो बोल रही हूँ, फाट। हाँ जी। देखो, हार्ट, फायर, यिन। हम बात कर रहे हैं फायर में हार्ट और यिन। ठीक है, हाँ अगर जी। आपको सिम्टम्स की बात करें, फायर यांग टोन, तो हाँ जी। फायर का यांग ऑर्गन कौन सा है?
मैम नहीं समझ में आ रहा। रुको, एक सेकेंड मुझे दीजिए, समझिए। मेल और फीमेल ऑर्गन की पहले बात करते हैं, ठीक है। मेल ऑर्गन कौन सा है इसमें? फायर में मेल ऑर्गन कौन सा है? मैम सॉरी, एसओ स्मेल। रुको, 2 मिनट दो, है ना। मैं वापस आती हूँ उस चार्ट पे, फिर पूछती हूँ। क्या कर रहे हो? मेल फीमेल ऑर्गन भूल जाए कोई की तो फिर बात कैसे बनेगी? बीच में ना थोड़ा थोड़ा टाइम में पढ़ लेते तो मजा आ जाता, इस क्लास के ही मजे आ जाते हैं। भाई भाई, एक सेकेंड। किसी को भी नहीं पता कि फायर का यंग ऑर्गन कौन है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो मैं अब आ गई, पहुंच गई। मेल और फीमेल ऑर्गन याद करो, कौन किसका पति है ना। मैं इसलिए फीमेल ऑर्गन पे ज्यादा फोकस करती हूँ कि एक बार ही अगर आपको यंग ऑर्गन नहीं याद पड़ रहे हैं ना, हमको पता है, मुझे पता है कि इसका हस्बैंड कौन है। मेरे पास जब भी कोई हस्बैंड ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम में आता है ना, तो मैं उसकी फीमेल को ही ट्रीटमेंट देती हूँ। ये रट्टी रटाई टिप्स है, हमेशा याद रखना। 6 टिप्स में ये रट लो। फीमेल वाले ऑर्गन का 3 पॉइंट का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बॉडी पे रट लो। अब मैं 60 से सिर्फ आ गई हूँ कितने बिंदुओं पे? एक एक पे 3 मान के चलो, तो 18 पॉइंट्स याद करने बॉडी पे, ठीक है। 3 6 18, सिर्फ 18। 60 से सीधे मैं 8 पे आ गई हूँ। ओ, 18 पे। मेल को एक बार साइड में रख लो, अगर फीमेल ऑर्गन से है या उसका हस्बैंड ऑर्गन से प्रॉब्लम आ रही है तो वो 6 पॉइंट्स, एक एक में 3 3 पॉइंट्स याद कर लो। वापस से सब लोग बोलोगे। फायर में 2 ऑर्गन कौन से हैं? हार्ट, हार्ट। स्मॉल और इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें फीमेल ऑर्गन कौन सी है जो 24 घंटा काम करती है? हार्ट। हार्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले चार्ट पे आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ा, साइड में रखा, वो आदमी है, छोड़ दो उसको, उसकी औरत कोई देखेंगे। अर्थ एलिमेंट में 2 ऑर्गन कौन से हैं, यिन और यांग? स्प्लीन और स्टमक। डन, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? अब स्प्लीन को भी हमको देखना है, स्टमक को छोड़ दो एक बार, पहले दिन दूसरे दिन नहीं, जब तक मेरे से बात होती है तब तक छोड़ दो। इसके 3 पॉइंट्स याद कर लेना। आया ओके समझ मैम। में? अब यस आते हैं मैम। नेक्स्ट लेवल पे। लंग्स में, लंग्स होता है येन ऑर्गन, नहीं सॉरी, मेटल एलिमेंट में बात करते हैं। मेटल एलिमेंट में येन ऑर्गन है लंग्स, और यांग ऑर्गन है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन को भी एक बार छोड़ देना। लंग्स के 3 पॉइंट्स रट लेना, बॉडी पे कुछ भी जैसा समझ आता है। हो गया कम 60 जब आपको शुरुआत स्टार्ट, आपको लगता है कि अब मैं थोड़ा अच्छा हो गया हूँ या हो गई हूँ, ये 60 पॉइंट बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए जो मेथड में आप कर रहे हो। और जो लोग रिफ्लेक्सोलॉजी में, तो उनके लिए सीधा सीधा सा फंडा है, लीवर, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब याद कर लेना। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हो, एलिमेंट पे जा रहे हो, क्लास कर चुके हो, तो धीरे धीरे वो चार्ट तो मैंने डाल रखे हैं, उसमें से याद करना शुरू करो। मुझसे जो हेल्प चाहिए, अगर फोटो इंडिविजुअल चाहिए तो वो मैं फोटो भी ग्रुप में डाल दूंगी। रटने तो आपको ही पड़ेंगे। क्लियर? यस मैम। 361 में से मैं सिर्फ आपको 60 पॉइंट्स याद करा रही हूँ। 60 पॉइंट्स में से भी प्राइमरी टाइम पे मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ 18 पॉइंट रट लो, एक एक के 3 3 बिंदु याद कर लो। अब टोन करना है, सीडेट करना नहीं, वो भी समझ आता तो छोड़ो, मेथी दाना लगा लो, प्रेशर दे दो, टोन और सीडेट का लोचा ही मत पालो शुरू शुरू में।
धीरे 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 अपने आप समझ आने लगेगा कि ये ऊर्जा बढ़ी हुई है कि घटी हुई है, मुझे यहाँ टोन करना है, सेडेट करना है। मेरा अगर छोटा छोटा मैं खुद से वीडियो अपलोड कर ली तो मैं डालती रहूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर हो गया हस्बैंड फीमेल ऑर्गन यांग ऑर्गन क्या होते हैं। क्लियर, वापस यस आऊं मैम, चैट। समझ आ गया, फायर यांग टोन समझ आ गया। मैम ग्रुप में कुछ नहीं मिला है। शिवनाथ जी, मिल जाएगा मिल जाएगा। आज क्लास में काफी कम लोग हैं, पता नहीं क्यों। मैं वापस आ जाऊं अपने चार्ट पे। अच्छा, वो चार्ट भी मैं डाल दूंगी, वो कर लोगे क्या? डाल दो डाल दो। कर लेना है ना, नहीं तो क्लास में मैं क्लियर कर दूंगी। एक मैंने शब्द बोला था, फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट। हमने डायग्नोज की क्लास पढ़नी है तो डायग्नोज के बारे में बात करते हैं। हम्म, फ्रंट म्यू, फ्रंट शू, बैक शू पॉइंट क्या होते हैं? लंग्स में अगर ये डायग्नोज है, ट्रीटमेंट है तो है, डायग्नोज भी है। आप खुद से कंफर्म नहीं कर पा रहे हो कि या ये लंग्स का पेशेंट है या नहीं है, या ये बीमारी 3 महीने की है या 6 महीने की है, एक्यूट है कि क्रॉनिक है। जब तक मेरिडियन के पॉइंट में पेन है तब तक आप समझो ये बीमारी अभी ज्यादा पीछे नहीं गई है, 3 महीने तक के मान के चलो। अगर ये प्रॉब्लम 3 महीने से ऊपर जा चुकी है, हम लोग क्यों महीनों के हिसाब से बोलते हैं? मैं ऐसा क्यों डायग्नोज में ऐसा बोलती हूँ कि महीनों के हिसाब से डायग्नोज किया जाता है? देखो, हमारा शरीर पे डेली बेसिस पे, मैंने बार बार एक चीज बोलती हूँ कि पानी का कम ज्यादा होना, सूर्य और चंद्रमा का होना हमारे शरीर पे वैसा वैसा इम्पैक्ट करता है। ऑटोमेटिकली शाम को सेडेटिव हो जाते हैं, सबको नींद आती है ना, या शरीर अपना एनर्जी डाउन कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मंथ पे भी बहुत फर्क पड़ता है। पेरिकार्डियम वाले पेशेंट को आज जब डायग्नोज करोगे और उससे आप सवाल करोगे क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि महीने में कुछ दिन या 15 दिन आप अपने आप को अच्छा फील करते हो और 15 दिन अच्छा नहीं फील करते हो, तो इसका मतलब क्या है, उस पे फुल मून नो मून का इम्पैक्ट आ रहा है। मैं इस चीज को कभी डिनाई नहीं करती कि ये चीजें हमारे शरीर पे काम नहीं करती हैं। काफी सारे लोगों का ये कहना होता है कि रात में बड़े बुरे सपने आते हैं। मिसकंसेप्ट अभी भी यही है कि सोने की दिशा क्या होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल में, ठंडे और गर्म पोल में बॉडी पे मैग्नेट का बहुत फर्क होता है। हमारा पूरा यूनिवर्स, पूरा भी जो अर्थ है वो पूरा मैग्नेटिज्म है। ठीक है, जब एनर्जी एक्सेस है और जिस जिस दिशा में आपको लगता है कि सोने से ज्यादा सपने आते हैं, उल्टी दिशा में सोना शुरू कर दो। आज ग्रुप में किसी ने ये डाला था कि भारी मतलब सपने बहुत आते हैं। उसके लिए क्या करो, जिस दिशा में सो रहे हो उसके ऑपोजिट सोना शुरू करके देखो। क्योंकि हमारे शरीर पे जो यूनिवर्स में जो मैग्नेट होते हैं उसका भी बहुत इम्पैक्ट आता है। इसीलिए मैं बीमारी को 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने के हिसाब से सोच के चलती हूँ। और आप जब डायग्नोज करोगे ना तो आपको पता चलेगा, शुरू शुरू के दिनों में अगर वो 1 डेढ़ महीने में आ गया तब तो आपको समझ आ जाएगी। कोई कहेगा कि 3 महीना, कोई कहेगा कि ये काफी काफी सालों से चल रहा है, तो ये समझ लो कि बहुत सारा बड़ा सर्कल जा चुका है। 6 महीने से है, 5 महीने से है। आया समझ में? अब आते हैं कि लंग्स की बात कर रही हूँ। अगर ये सिर्फ प्रॉब्लम अभी तक लंग्स के LU1 पे मिल रहा है, हाथ लगाओगे, देखोगे, अपने आप को कंफर्म करोगे। मैं पेशेंट की बात नहीं कर रही, आप खुद को कंफर्म करना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, कौन से रूम में मुझे जाना है।
हमारा पूरा कॉन्सेप्ट अगर हमें पता चला पेशेंट की आवाज कम है, उसको ब्रीथ से लेने से प्रॉब्लम है, एक्स वाई जेड जितने भी लंग्स के सिम्टम्स बताए वो सारे सिम्टम्स मिले, फिर भी खुद को क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए LU1 पे हाथ लगा के देखो, अगर पेशेंट को पेन मिल रहा है तो ये अभी स्ट्रक्चर में दिक्कत है। ठीक है। बैक शू पॉइंट हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर हमारी बहुत बड़ी मेरिडियन होती है, और यहाँ से कहीं ना कहीं मेरिडियन के चैनल या हमारे जो इंटरनल ऑर्गन की फंक्शनलिटी को भी देखा जाता है। अगर LU1 पे ही सिर्फ पॉइंट में पेन मिला है तो आप समझो कि ये ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर में दिक्कत आई है। और पीछे के पॉइंट में UB13 पे 13 पे ट्रीटमेंट दोगे या हाथ लगाया तो वहां पे भी पेन आ गया, तो ये समझ लो कि अब ये फंक्शन में भी प्रॉब्लम कर रहा है। क्लियर। फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट का यही है एक डायग्नोस का तरीका, और अच्छे से खुद को कंफर्म कर दोगे। अगर रैन मेरिडियन 17, ये क्या होती है? रैन का मतलब होता है CV मेरिडियन, DU का मतलब होता है जीवी मेरिडियन। रैन मेरिडियन अगर 17 में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये किसका है? पेरिकार्डियम। आया समझ में? आगे बढ़ो। यहाँ पे किसी को सवाल? ये मेरिडियन समझ आ रही है? हम स्ट्रक्चर और यस फंक्शन मैम। पढ़ रहे हैं। LU1 में अगर इश्यू है तो उसमें UB13 पे भी हमें ध्यान देना है। थोड़ा सा क्या होगा कि पता चल जाएगा कि बीमारी कितने दिन में है, क्योंकि ना अ, हमारे पास सवाल भी तो यही होता है ना कि आप हमें बताइए कि बीमारी कितने दिन में ठीक होगी। पेन वाले के लिए तो आप कुछ मत ऐसा टेंशन मत लो, टेंस लो, मसाज करो, गुआ शा यूज करो, चला जाएगा। अगर कोई क्योर सिस्टम पे है जिसको लगता है कि हमें अच्छे से ट्रीटमेंट लेना है, तो यहाँ से डायग्नोस का पार्ट है। हमने हमारी क्लास रखी किस लिए थी? ताकि आप डायग्नोस में अच्छे हो सके, है ना। अब मुझे एक बात बता दो, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया, अब यहाँ से आपको डायग्नोस करने में कोई इश्यू है क्या? किसी को भी कोई डायग्नोस में अभी कोई है क्या टेंशन कि अभी मैं नहीं कर सकता? और ये सब लोग जाने के बाद ये चीजें पढ़ना, और वो वाली चीजें नहीं, एलिमेंट पे गौर करना, शब्दों पे गौर करना, पेशेंट बोल क्या रहा है उस पे गौर करना। मैं वापस से लाइन बोलती हूँ, बीमारी के नाम से साथ। जी, कुछ बोल रहे हैं? नहीं। हम्म। रैन मेरिडियन 17 पे अगर प्रॉब्लम है तो ये पेरिकार्डियम है। रैन मेरिडियन 14 पे प्रॉब्लम है तो ये हार्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है। चेक करने के लिए लीवर 14 पे अगर प्रॉब्लम है तो ये लीवर का प्रॉब्लम है। अच्छा, वो एक मैंने बोला था ना आपको, मैंने एक पेशेंट को लीवर 13 और 14 पे ट्रीटमेंट दिया था, वो मुझे यहाँ से ज्यादा पता चला था। जो ये कह रहे थे कि मेरे को खड़े होना, खड़ा बैठता हूँ तो फिर खड़े होने में, फिर वापस बैठता हूँ, फिर वापस खड़ा होता हूँ, तो उनको लीवर 14 पे पेन था। ठीक है। ये चार्ट डालूं, इसको समझने की जरूरत है क्या? ये तो रट्टा है, रट्टा मारना पड़ेगा आपको, है ना। क्लियर यहाँ तक? यस मैम क्लियर है। सब पढ़ लेंगे, ये रट्टाफिकेशन है, रट्टा करना पड़ेगा आपको धीरे धीरे। यस मैम पढ़ लेंगे। डे पे भी सम। अब यहाँ पे इसके अलावा कोई कोई ऐसा टॉपिक आपने कहीं से सुना हो जो आपको नहीं पता या सुनना चाहते हो तो वो बोल सकते हो अभी। हम्म। मैम एक तो टंग हेलो मैम। डायग्नोस बताना है कुछ। हेलो मैम। हाँ जी। हेलो मैम। हम्म। आपने इस मतलब ये जो हमारा TCM का ग्रुप है वो अलग से बनाया हुआ है क्या? जी हाँ।
हाँ तो बताइए ना। उस ग्रुप में आपने मुझे शायद ऐड नहीं किया है, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी कुछ आता है तो वो मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, आप है ना एक बार क्लास के बाद, आप अभी किसके कांटेक्ट से यहाँ पे आए हैं? वाडेकर सर के। किसके? ओमनाथ वाडेकर। हाँ, आप अपने ग्रुप हेड से बात कर लीजिए, वो सब आपको डिटेल दे देंगे, है ना। अब देखो, मैं आगे बढ़ती हूँ ना। मैं उनको सुबह से कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे मैम। नहीं, एक्चुअल में उनके डॉटर इन लोग की तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से शायद वो नहीं नहीं, रिप्लाई। क्योंकि मैं 2 दिन से सुन रही हूँ ना, बोल रहे ग्रुप चैट हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन मुझे तो ग्रुप चैट का भी नोटिफिकेशन नहीं, कुछ भी आ नहीं रहा। तो नहीं नहीं इसलिए आप मैं बोली आज आपसे ही मैं एक बार कंफर्म कर लूँ। नहीं नहीं आप टेंशन मत करिए, हो सकता है क्योंकि ओमनाथ जी अभी बिजी चल रहे हैं ना। ठीक है। और एक्चुअल में मुझे भी इतना पता नहीं होता, हाँ, क्योंकि सारा ये सब कुछ काम इंस्टीट्यूट देखता है ना। चलिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। अब तो आते हैं आपने मतलब अलग से हुआ है? इंस्टीट्यूट की तरफ से, है ना। हेलो। हाँ, इंस्टीट्यूट की तरफ से है वो सब कुछ। मैं देखती हूँ, मेरी जो ग्रुप में जो मेरी टीम है ना, वो टीम देख लेगी। आपका नाम एक बार ओमनाथ जी खुद कर लेंगे, हम बात कर लेंगे ओमनाथ जी से, ठीक है। जो भी हमने अभी तक दिया है ना, ओके, वो सब आपको ठीक है मैम। प्रोवाइड किया जाएगा, डोंट वरी। थोड़ा हम लोग क्या, मैं आपको सही बताऊँ, ये मेरा जो ये वेबिनार टाइप जैसा जो है या रिकॉर्डिंग है, ये मेरे पहले ही बार है। अदरवाइज मेरा जो काम होता है ना, जब हमारे पास क्लासेस आती हैं, मैं क्लासेस लेके अपना काम करके छुट्टी हो जाता है ना। ठीक है। थोड़ा सा आपको नहीं, उसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन आप 2 दिन से जो बोल रहे हैं ना, कल भी आपने बोला ग्रुप में चैट हुआ, लेकिन मेरा तो किसी के साथ चैट नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन, कोई भी स्टडी मटेरियल जो आप भेज रहे हो वो हम्म मुझ तक तो नहीं आ रहा सबके है, पास आ इसके लिए जाएगा। मैंने ये ओमनाथ जी के, किया। मेरी बात सुनिए, ओमनाथ जी से एक बार मैं बात करती हूँ ना क्लास के बाद, ठीक है। चलिए, ओके। अब एक बात है, ये मैं टिप देके जा रही हूँ। स्टडी आपको करनी है 60 पॉइंट्स की, रटना आपको ये, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे कि एलिमेंट के अंदर ही पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है, ये क्या है, लंग का मेटल अगर डिस्टर्ब होता है, लंग का मेटल अगर डिस्टर्ब होता है, तो हम लोग यहाँ खड़े हैं। ये पॉइंट मैंने लिख दिया है। एक सेकेंड दीजिए। अब आते हैं, अगर लंग्स में वाटर एलिमेंट खराब होता है, ठीक है, समझना इस बात को, ये सब आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, मैं मानती हूँ। लंग का वाटर, लंग के वाटर का बेटा कौन है? लंग के वाटर का बेटा कौन है? किडनी का वुड, ठीक है। अगर लंग में वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसका बेटा कौन है? वाटर एलिमेंट। और वाटर एलिमेंट का कौन सा एलिमेंट? वुड एलिमेंट। किडनी का कौन सा एलिमेंट? वुड एलिमेंट। अब इसको कंट्रोल कौन करेगा? स्टमक का मेटल। समझ आ रहा है? यस मैम। ये थोड़ी बहुत आगे वाली है। हम तो अभी क्या कर रहे हैं, मेरिडियन के अंदर ही सारा 1 पॉइंट ट्रीटमेंट सीखे थे, हॉररी बिंदु के साथ हम लोग खेल रहे थे। यहाँ पे पूरा सर्कल चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ पे चीजें और समझो, तो इसी चार्ट से थोड़ा समझाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चेंज करने में दिक्कत आ रही है। एक सिंपल सा, स्प्लीन का मेटल खराब है, स्प्लीन और स्टमक का मेटल खराब है, सिम्टम्स भेज दिए जाएंगे। अगर मेटल खराब है तो इसको देखेगा कौन? इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसकी मदर कौन है?
यहां से देखा जाएगा। इसकी मदर कौन है? एच और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्प्लीन या अर्थ का मेटल अगर खराब है, अर्थ एलिमेंट का या स्प्लीन और स्टमक का मेटल एलिमेंट खराब है, तो इसकी मदर कौन है? हार्ट का अर्थ एलिमेंट। पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं, ये बहुत इजी कर दिया है। पहले के सप्ताह भर, महीना भर वो 18 पॉइंट याद करना, फिर इस पे आना। आया समझ में? ये थोड़ा टफ है। टफ इसलिए है कि कौन किसकी मदर है। अगर आपका एलिमेंट चेंज हो गया, स्प्लीन में हो सकता है वुड खराब हो, स्प्लीन में हो सकता है फायर खराब हो, स्प्लीन में हो सकता है वाटर खराब हो, पर मदर भी पीछे चेंज हो जाएगी। फिर मदर चेंज हो रही है तो ग्रैंड मदर भी चेंज हो जाएगी। कंट्रोल साइकिल, क्रिएटिव साइकिल, इसीलिए आज तक कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये पूरा झोल झाल है। आया समझ में? ये थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, याद कर लेना आगे वाले समय में। कहीं ना कहीं अगर ये हर एक में 5 बन रहे हैं ना, 5 एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपको याद सिर्फ 60 पॉइंट्स ही करने हैं। ये चार्ट भी मैं डाल दूंगी। जिस जगह पे खड़े हो, जिस एलिमेंट में जो एलिमेंट डिस्टर्ब मिलेगा, जिस ऑर्गन में जो एलिमेंट डिस्टर्ब मिलेगा, तो उसको कंट्रोलर भी चेंज हो जाएगा, उसका मदर भी चेंज हो जाएगा। टोन और सीडेड का ये बड़ा फंडा है, ये याद कर लिया, हो गए सब कुछ कंप्लीट, टीसीएम हो गई खत्म। ये याद होने चाहिए। महीना भर पहले उसको याद करना। अगर कोई कोई इशू हो तो फिर हम लोग आगे का फिर प्रोसेस देखते हैं कि क्या करने वाली हूं मैं। डन? यहाँ पे किसी को कुछ समझना है? नो मैम। समझना अभी समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि ये रटने की चीज है। एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। ये मैंने बनाए हैं ना, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। लीवर की बात करते हैं। ये लीवर का वुड एलिमेंट जब खराब हो रहा है, हम खड़े हैं यहाँ पर, हमने बात करी इसके बारे में, लीवर में वुड एलिमेंट खराब है, खड़े हैं हम लोग। अरे खड़े कहाँ पे हम लोग? यहाँ पे। ये तो मैं ऐसा कहती हूँ कि सबको याद होने चाहिए। लीवर वाला जो ये वाले जो पॉइंट है ना, ये विंड के लिए बहुत अच्छा है, अर्थराइटिस के लिए, बॉडी पेन के लिए, जो मूवमेंट वाला पेन होता है, हर किसी को हर जगह पे मूवमेंट करता है, पेन जगह जगह घूम रहा है, उसके लिए ये पॉइंट वरदान है। सिडेट करने के लिए क्या करोगे? LI1 पे सिडेट कर दोगे। इसकी मदर कौन है? किडनी। तो यूबी, सॉरी, K10 को सिडेट कर दोगे। इसकी कंट्रोलर कौन है? LU8, उसको कर दोगे टोन। समझ आ रहा है? यस मैम। है ना? इस पे अभी मत जाना, चार्ट डाल दूंगी। पर एक्चुअल में जो 60 पॉइंट की कमांडिंग है ना, वो ऐसे काम करती है। जैसे जैसे ऑर्गन में एलिमेंट चेंज हो गया, उसका मदर चेंज हो जाएगा, उसका कंट्रोल चेंज हो जाएगा। डन? यस मैम। अभी यहाँ पे किसी और को कोई सवाल? मैम ये लीवर वन का अगर वुड एलिमेंट हम बोल रहे हैं डिस्टर्ब है, हम्म। तो उसके सिम्टम्स अलग रहेंगे ना? हाँ, अलग रहेंगे। वो सिम्टम्स का एक पूरा बना के रखा है, वो मैं डालूंगी। और हाँ मैंने वो डाला हुआ है, शायद आप लोगों ने ही नहीं पढ़ा है। ये थोड़ा सा है ना, क्लास के बाद अपनी स्टडी कोई नहीं रोकना हमें नहीं। एक्चुअली नहीं वो तो हमें आया व्हाट्सएप पे आया नहीं, कौन सा भी चार्ट वगैरह मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजती हूँ ना, इसलिए। सारा बात करके। मैं बात करके इंस्टीट्यूट पे सब प्रोवाइड करा दूंगी। स्टडी ओके। को रोकना नहीं। रोक दिया, बेकार चला जाएगा सब कुछ। और जिसको ये 60 पॉइंट की थ्योरी समझ आ गई, बॉडी पे भी समझ आ गई, वो समझ लो बहुत अच्छी जगह पे चला गया। उसको कोई जरूरत नहीं है कि फिर किसी ट्रीटमेंट में जाना, या मतलब कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि छोटे छोटे वेबिनार में घुस के बैठ जाते हैं, छोटा छोटा थ्योरी ले लेके बैठ रहे हैं। ये चार्ट समझ गए, हो गया खत्म, बस फिर छुट्टी।
फिर जरूरत नहीं लगेगी, फिर 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में भी सक्सेस हासिल कर लोगे। किसी को अगर सिंपल सी बात है कि अगर आंखों में अगर पानी की दिक्कत, सॉरी वुड विंड की वजह से कोई दिक्कत है, पानी आ रहा है, ये हमारी सर्दी आने से पहले जो हवा चलती है, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट, लीवर वन, सिडेट, पेशेंट ठीक। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना कहते हैं ना कि वो दिखाना होता है कि हम कितने अच्छे हैं। सिंगल सिंगल सिम्टम, सिंगल सिंगल चीजें ठीक करना। अब आप उसके लिए बैठ के पीछे पूरा देखोगे कि क्या रहा, उसका तो पूरा ध्यान ही इसी चीज पे गया है कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ना। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम का अगर कोई बोल रहा है तो खड़े खड़े वहां पे ST36 स्प्लीन 3 इन ट्रीटमेंट कर दो। सिरेट करना है, टोन करना, नहीं करना, नहीं समझ आ रहा, मेथी दाना अप्लाई करो, नहीं समझ आ रहा, मेरिडियन के पॉइंट्स हैं तो उस पे वाइब्रेटर दे दो। आया समझ में? ये सारे चार्ट, ये जो सारा डाला हुआ है वो मैं डाल दूंगी एक बार। ये 6-7 दिन वो जो लाल वाला भी चार्ट डालूंगी ना जो बनाया था, उसको याद करने के बाद इस पे जाना, थोड़ा टाइम लेके, दौड़ना नहीं, नहीं तो सब गुड़ हो जाएगा। आप मुझसे पूछोगे कि मुझे इसको बहुत लंबा समय लगा याद करने में, एक दिन में नहीं याद किया था। ठीक है, चलिए, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना किया है। और मैम जो फर्स्ट डे आपने डॉक्यूमेंट फाइल शेयर की थी, ये उसमें है? नहीं, ये उसमें नहीं है, ये मेरा अभी अच्छा, बन रहा है, ये बन रहा ठीक है मैम। है ना। ठीक। हाँ बनाए जी। हैं जितने, तीन तीन चार के बन चुके हैं, डाल दूंगी, है ना। तो आपको ठीक है बार मैम। बार कोई चार्ट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके सिम्टम्स अगर कभी फिर वापस बीच में टाइम रहेगा, आप पढ़िए, नहीं पढ़ने आता, नहीं समझ आता, 1-1.5 महीने के बाद फिर डिसाइड करते कि आगे हम लोगों को क्या करना है ना। हाँ जी। ठीक है। कि मैम जो प्रिंट आउट करवाना है ना, मैंने बुक बनानी, तो फिर ये भी कर देंगे तो मैं एक ही बार जाके प्रिंट आउट ले लूंगी ठीक सब। है, मैं डाल दूंगी, है ना। हाँ जी। थैंक यू मैम। चलिए, यहाँ तक आपको कुछ भी सवाल हो तो ग्रुप चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, और मैंने कल भी मैडम ग्रुप आप में ये कहा था। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, हम्म। कॉन्टेक्ट वगैरह आपका कुछ? ग्रुप में मिल जाएंगे। आप जिनके यहाँ से है ना उनसे बात कर लेना। ओके ओके। ठीक है। दूसरा, मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, लो मुझे ही बुला दिया। हम्म, बताओ। मैं खुद ही भूल गई हूँ। हाँ, आप लोग इतना टेंशन ना ले आए कि हमें अभी पूछना है। आराम से बात कर सकते हो, बहुत आराम से, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे करके आराम से बात कर सकते हो, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए मैं क्लास कंप्लीट करती हूँ, और इस क्लास के बाद आप सबको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप जहाँ से भी एनरोल किए हैं वो ऑटोमेटिक आपको दे देंगे। डन। इस जो भी यस मैम। वेबिनार था उसका आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो हमारा वेबसाइट पे आपको इजी वे में, आप एनरोल किए हैं, हमारे यहाँ से क्लास किए हैं, वो भी आपको वहाँ पे ऑनलाइन आप जाके चेक कर सकते हैं। मैम। जी। मैम। हम्म। हेलो मैम। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। हेलो मैम। एक बार आपका कांटेक्ट नंबर बता दीजिए प्लीज। ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, चल में पॉलिसी नहीं है इसलिए मैं नहीं शेयर कर सकती, है ना। ठीक है, आपके ग्रुप हेड है, आपको आप आराम ओके। से देंगे, आप मांग लीजिएगा। ये थोड़ी पॉलिसी को लेके मेरा इशू है, मेरा काम नहीं है, मेरा सिर्फ क्लास लेने का काम है ना। सॉरी फॉर दैट, मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं ओके लग रहा। मैम। ठीक है, चलिए। और किसी को कुछ पूछना है क्लास मैम में? फ्रंट फ्रंट साइड पे ना बॉडी के, वो हम टेंस यूज कर सकते हैं क्या? गठिया के लिए? नहीं, फ्रंट बॉडी पे कौन सा मेरिडियंस अगर रहेगा तो? ब्लड बॉडी नहीं समझी मैं, सॉरी, मुझे वापस से बोले। फ्रंट बॉडी है ना हमारा, फ्रंट आगे का। हाँ, हम फ्रंट बॉडी कर इस पे सकते हैं, cover करते हैं तो आगे पे कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं। बस ये थोड़ा मैम कुछ लास्ट क्वेश्चन है। रिस्ट्रिक्शन होता है, जैसे किसी के स्टंट डले हुए होते हैं, या कोई बॉडी में पहले से कोई इंजरी है। वैसे ना एक थ्योरी है, मास्टर टुंग अकुपंचर, है ना। अ, हाँ। उसके बारे में अभी बहुत कम लोगों को मालूम है। आपको पता है कि बॉडी में अगर लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम है और हम लोग ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो राइट में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर किसी को कोई जलने कटने का निशान है या इंजरी है, मान लो कि अगर मुझे अभी घुटने में बहुत पेन है और यहाँ पे कुछ इंजरी हुआ है,
नहीं हाथ लगा सकते। दूसरी तरफ बॉडी को आप ट्रीटमेंट देंगे, ये और ये कारगर है क्योंकि मेरिडियन बायलिटरल चलती है। मेरिडियन क्या चलती है? बायलिटरल, दोनों तरफ है। पॉइंट्स को अगर समझने की बात है तो वो ऑटोमेटिक, आपको थोड़ा समय लगेगा अगर आप पहले से भी थेरेपिस्ट हैं, दोनों तरफ से आपको धीरे धीरे समझ आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि सेल्फ पे अगर कोई सुजोग करता है, तो मैं ऐसा कहती हूँ कि सुजोग पे सिर्फ मैं अपने आप को कभी ट्रीटमेंट देती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लेफ्ट बॉडी पे ट्रीटमेंट देती हूँ, तो क्या इसका मतलब क्या रिजल्ट नहीं आएगा? आएगा, और आता है ना। कंफर्टेबल जिसके साथ है, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, पीछे वाली मेरिडियन बिल्कुल अलग होती हैं। और अगर किसी के साथ अगर मेल और फीमेल का बायोलॉजिकल अगर कोई चेंजेस है, जैसे मान लो कि आप मेल हैं और फीमेल की बॉडी पे काम नहीं कर सकते हैं, तो सुजोग में जाना। बैक पे मसाज दे सकते हो आराम से, टेंस दे सकते हो। कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, उनका सबका ध्यान रखना है ना। मैंने कहा था मसल्स वाली बॉडी है, फैटी बॉडी है, या बोन बॉडी है, सबको देख के आपको देखना है। ठीक है, ऐसा अगर मैं बोल दूं अभी, मैंने तो आपके पेशेंट को देखा भी नहीं है और आप कुछ कर लिए तो बोले हमें तो मैडम ने बोला। हम लोग वहां पे थोड़ी अपनी सूझबूझ भी चलाते हैं ना। आया समझ में? और दूसरा, मैग्नेट थ्योरी भी समझ लो, छोटी सी बताती हूँ। बायोपोलर मैग्नेट आते हैं ना, वो बॉडी पे प्लेस किए जाते हैं। किस किस को मालूम है बायोपोलर मैग्नेट के बारे में? मैम सुना है, यूज नहीं किया है कभी। बड़े वाले मैग्नेट आते हैं ना, हाँ जो जी, हाँ जी। पेशेंट बहुत ज्यादा पेन में है हम लोग हाथ नहीं लगा सकते, उसका सिंपल सा फंडा है। लिख लो, 2 मिनट लेती हूँ, लिख लो। हमारा जो नोजल होता है नाक की जो सांस लेने का होता है, उसमें भी चंद्र और सूर्य नाड़ी चलती है। तो यस मैम। मेल और फीमेल की बॉडी में जो प्रॉब्लम देखी जाती है, तो हम ये कहते हैं कि उसकी ऊर्जा में कमी है या ऊर्जा इम्बैलेंस है। तो याद रखो, चंद्र नाड़ी, चंद्र माने फीमेल, ठंडापन। ठीक है, क्या? चंद्र नाड़ी ठंडापन। तो जो बायोपोलर मैग्नेट होते हैं वो लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं। किसी पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ये उन लोगों के लिए है। इमेज ही नहीं मिल रही है, एक सेकंड। हम्म, हाँ जी, ये होते हैं बायोपोलर मैग्नेट, बड़े मैग्नेट। ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं आता या पेशेंट का एंगेजमेंट चाहिए, इससे भी काफी चीजें वैसे ही ठीक हो जाती है। याद रखो, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, सिंपल सी बात है। अगर आपका राइट वाला साइड, ये गरम पोल होता है, गरम पोल, गरम माने लाल। ठीक है, लाल साइड पे रख लो, हाथ पे रख रहे हो, पाँव पे रख रहे हो, कोई इशू नहीं है, बॉडी के टच करा दो। हमारा लेफ्ट बॉडी पार्ट होता है यिन, अर्ध नारी शिव नारी का जो था वो यही कॉन्सेप्ट है। एक और चीज, ये समझ आ गया? लाल पोल कहाँ रखना है, नीला पोल कहाँ रखना है, नहीं यस आया मैम। कुछ शुरू में। दूसरा चीज, ये प्रैक्टिस है। जिन लोगों को, अपने लिए मैं कहती हूँ, किसी समय पे ऐसा हो रहा है बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ रही है, गर्मी लग रही है, बैठा नहीं जा रहा, ये ट्राई करके देखना। गर्मी लग रही है तो आपका राइट साइड का नोज चल रहा होगा, बंद करो उसको, लेफ्ट से लेना शुरू करो सांस, आपका बॉडी थोड़ी देर में ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी। जिन लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, नॉर्मल पंखे में भी बहुत ठंड लगती है, उनका अधिकतर लेफ्ट साइड चल रहा है, बंद कराओ, राइट की करवाओ, धीरे धीरे ये चीज भी बैलेंस हो जाएगी। मैंने मेल फीमेल के लिए बोला था कि डायग्नोज का वो भी एक पार्ट होता है।
अगर कोई मेल है जो फीमेल के जैसे रिएक्ट कर रहा है, छोटा से कुछ लग गया, बायोलॉजिकल यूनिवर्स से पहले से ही सब तय करके रखा है कि मेल का बॉडी टफ होगा क्योंकि उसको मेहनत करना है। और यहाँ पे डिस्टरबेंस अभी बहुत चल रहा है। किसी ने इस चीज पे ध्यान भी नहीं दिया होगा। जो आजकल ये गे का कॉन्सेप्ट है, ये बायोलॉजिकल बहुत बड़ा डिफेक्ट हो रहा है, और ये सिर्फ ये और यांग एनर्जी खराब है। आप पूछोगे कि फीमेल है तो मेल के जैसा अभी लगती है, बोलना उनका वैसा चलना शुरू हो गया है। आदमी को लेके कोई ध्यान नहीं देता। अगर एक आदमी को फीमेल के जैसा रहना पसंद है, ये बायोलॉजिकल चेंज हो रहा है। समझ आया? अभी बहुत बड़ा देखने को मिलता है। अब क्यों हुआ है ये? इसलिए हुआ कि हमारा जो अर्थ है वो फिफ्थ डायमेंशन में चलना स्टार्ट हो गया है। सूर्य का एनर्जी जैसा बॉडी में होना चाहिए वैसा है नहीं। फीमेल है जो मेल के जैसा रिएक्ट कर रही है, ये डायग्नोस है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, एनर्जी कौन सी बढ़ी हुई है, येन यांग में कौन सी एनर्जी बढ़ी हुई है। अब इतना तो समझ आ ही गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। इतना तो समझ आ ही गया होगा ना यस मैम। कि मैम हमें। इस ये रेड और ब्लू में जैसे मैग्नेटिक वाटर स्टैंड आता है, हम्म। तो उसमें फिर हमें कौन सा यूज करना चाहिए? देखो, रेड साइड और ब्लू साइड? जहां पे स्टिफनेस है, हाँ ठीक है, जी। स्टिफनेस है, बॉडी का फ्लो अच्छा नहीं है, ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं है, तो वहां पे हम लोग रेड। पानी देते हैं। जिन लोगों को हम्म। बार बार संक्रमण होता है, इन्फ्लामेशन होती है, तो नीला हाँ पानी जी। दिया जाता है। दूसरा ठीक चीज, है। एक और चीज, कभी भी पेशेंट अगर कह रहा है कि मुझे दर्द है, पहले लोकल पॉइंट पे चेक करोगे तो ठंडी सिकाई और गर्म सिकाई का यही क्लियर है। अगर दर्द है पहले देखो कहीं ऐसा तो नहीं स्वेलिंग है। तो सबसे पहला, अगर बर्फ की सिकाई करनी है गर्म सिकाई करनी है, ये सोच समझ के करना। अगर कोई चीज का इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि जैसे ही, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, गर्म और ठंडे का चीज का समझाती हूँ। हमने एक फ्रूट लिया, फ्रूट लिया, अब हमने उसको बाहर रख दिया, ठीक है, तो वो जल्दी खराब होगा। जल्दी क्या होगा? खराब होगा। खराब होगा। तो वहां पे हमने क्या करा, उसको फायर दिए, और वही सिमिलर टाइम पे दूसरा फ्रूट लेके आओ सिमिलर टाइम पे, और वो फ्रिज में रख दो, तो वो क्या होगा? थोड़ा लंबा समय के बाद खराब होगा। तो चीजें समझो। अगर संक्रमण है, इन्फ्लामेशन है, तो सबसे पहला काम होता है ठंडी सिकाई करना। सब लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे ही चोट लगी गरम सिकाई कर दो। अरे चोट लगते ही इन्फ्लामेशन होती है वहां पे, विद इन सेकेंड में पाँव सूज जाना। एड़ी अगर मुड़ गई, वहां पे सूजन आ गई, गरम सिकाई कर दो। आपने कभी अ, ये जो वॉलिनी ट्यूब वगैरह आते हैं, है ना, यस। उसके यस मैम। बाद करा लगाया, उसके बाद फिर गरम पट्टी बांध दी, क्या लॉजिक है? ये क्या लॉजिक है? वो ट्यूब को कभी खुद लगा के देखो, वो पहले लेयर में आपको हल्की सी झंझनाहट महसूस कराता है, दूसरे लेयर में जाके वो एकदम ठंडा कर देता है। फिर उल्टा काम कर दिया, पट्टी बांध दी। ठंडा गरम शरीर पे कैसे काम करता है? गर्मी है शरीर में तो वो क्या करेगा? शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ाएगा हर बार। तो ये जो ऊपरी तौर पे जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं वो सब सोच समझ के किए जाते हैं। अगर कोई पेशेंट कह रहा है कि मुझे ठंड ज्यादा लग रही है, तो उसकी इन्फ्लामेशन नहीं होती है, उसका बॉडी में फायर कम हो जाता है। लोकल पॉइंट पे समझो तो आप मेरिडियन के मैग्नेट दे सकते हो, पानी का चेंज कर सकते हो। और एज में जाने के बाद मैंने कहा था कि किडनी डेफिशिएंसी होती है तो ठंडी होना स्टार्ट हो जाता है। आप देख लो, जो भी ओल्ड एज में जो लोग होते हैं ना, एक आदमी है बहुत गुस्सा करता है, जैसे जैसे एज घटती चली जाती है तो ऑटोमेटिक ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। एक आदमी है जो पहले बिना एसी के सो नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, पंखे के बिना, सडन उसका टाइम थोड़ा सा एज में आना शुरू हुआ, उसको पंखा भी ठंडक दे रहा है। तो ये ठंडे गर्म का कॉन्सेप्ट है, वो भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यिन नाड़ी, यांग नाड़ी क्या काम करती है। जिन लोगों का नोजल स्ट्रिट, वो भी देखना होता है कि कैसे काम कर रहा है। जैसा जैसा उसका चलता रहेगा उसका नेचर वैसा वैसा होता जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, मैं शुरू के दिनों से कह रही हूँ, हम लोग बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। आया समझ में? ट्रीटमेंट यस का मैम। कॉन्सेप्ट ये है कि आप बॉडी के एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हो। मैम नाभि के बारे में थोड़ा बताइए ना।
ठीक है। नाभि के बारे में। हाँ, जैसे नाभि खिसक जाता है। हम्म, एलोपैथ नाभि को बिल्कुल नहीं मानती है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं एक बॉडी लेके आती हूँ। ये हल्की है, मिनिमाइज भी नहीं कर सकती मैं। हम्म, एलोपैथ नाड़ी, सॉरी, नाभि को नहीं मानती है। और मैं इसको बहुत अच्छे से समझती हूँ। और मैं इसको, मेरा ये है वेट लॉस के लिए जो लोग आते हैं ना, वेट लॉस के लिए, उनका आप देख लेना नाभि खसका हुआ ही मिलेगा। अब समझना, नाभि 10 तरीके से खसकती है। नाभि 10 तरीके से खसकती है। ठीक है। जी मैम। ये तो हो गए 8 डायरेक्शन। नाभि कितनी खसकती है? राई के दाने से थोड़ा सा बस। ये 8 तरह की नाभि है जो मुझे ठीक करने आती है। ठीक है। अब समझना, किसी ने कहा मैं इतने दिनों से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। एज ए थेरेपिस्ट आपको पता होना चाहिए कि नाभि हमेशा बैलेंस होगी तो पेशेंट काफी हद तक ठीक रहता है। दूसरा मिसकंसेप्ट, लोग कहते हैं कि नाभि खिसकी हुई थी है और हाथों पे तो दिखी नहीं, क्योंकि चेक करने का तरीका है ना, हाथों से चेक की जाती है जी है जी। ना। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर नाभि 3 से 5 दिन खसकी रह गई, वो हाथ पे भी नहीं दिखेगी, वो अपनी जगह लेके बैठ जाएगी। है क्या? 72,000 जी नाड़ी नाड़ियां यहाँ से कनेक्ट है। 1458 नाड़ी में, हमारे जो नाभि में बैक्टीरिया पाने का चांसेस होते हैं। 1458, जिसके बारे में आज तक सही तरीके से कभी किसने नहीं पढ़ा। कुछ लोगों को नाभि में पस निकलने का प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन होता है। नाभि को क्लीन और क्लियर रखना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं कि ये मिसकंसेप्ट आज आपका दूर हो जाना चाहिए कि हाथ पे नहीं दिख रही थी तो मैंने ठीक नहीं किया। क्योंकि नाभि क्या होती है, अपनी जगह से अगर एक राई के दाने के जितना खसक गई, 3 दिन हो गए, मान लो कि उसको पहले 3 दिन में वॉमिट वगैरह थोड़ा बहुत उसको फील हुआ, पेन हुआ, 3 दिन के बाद क्या होगी कि वो उस जगह के लिए आदी हो जाएगी और वो अपनी जगह लेके बैठ जाएगी। ठीक है। 8 दिशा में खसकती है तो क्या होता है, अगर नाभि ऊपर की तरफ खसकी है तो नीचे वाले ऑर्गन में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, लंबे समय की कब्जी, शॉर्टी है कि नाभि खिसकी हुई है। जिन लोगों को खाना मुंह की तरफ आ रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं पता चल रहा कि क्या करें, करा लिया उन्होंने सब कुछ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ नहीं, 3 8 महीने हो गए हैं। तीसरा महीना ये था कि लास्ट के 3 मंथ से तो वो बहुत क्रॉनिक था, और उससे पहले खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। लास्ट के 3 मंथ से उल्टियां चालू हो गई, बंद ही नहीं हो रही थी। डॉक्टर को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, पहले दिन नाभि जब मैंने उसकी सेट की थी, मुझे तो कुछ लगा ही नहीं, बाकी सारे कोई सिम्टम्स ही नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, यंग लड़का था, मैंने कहा कि तुम सीढ़ियां क्या एक पाँव करके दर 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 करके नीचे उतरते हो? उसने कहा हाँ। नाभि पहले दिन सेट करी, उसकी उल्टियां तो बंद हो गई थी, पर उसकी तबीयत या उस दिन उसको पेन था। ये क्यों हुआ? जैसा नाभि खसकते टाइम पेन होता है, फिर से उसको रीसेट करोगे तो फिर पेन आएगा। चीजें समझ रहे हो? जी उल्टियां जी। बंद हो गई पर दर्द था, तो मैंने कहा 2 सीटिंग और ले लो। 3 दिन के बाद नॉर्मल था। ठीक है। चौथे दिन फोन करके पूछा, मैंने जरूरत नहीं है, अब अपने आप जगह पे आ चुकी है तो धीरे धीरे सेट हो जाएगी।
जितना भी बॉडी का प्रोलैप्स होता है, खुदाद्वार का नीचे आना, ठीक है, मांस ढलकना, इसके लिए मैंने ये भी बोला था कि स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल है। उन लोगों की नाभि ऊपर की तरफ खसकी हुई होती है और धीरे धीरे ऑर्गन को नीचे, देखो ये पूरी नाड़ी नाड़ियां होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखती हैं। जैसे ही इसमें खिंचाव आने लगेगा ना, अगर नाभि ऊपर चली गई तो नीचे के अंगों में खिंचाव पड़ेगा, धीरे 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 मैंने एक उसका जो कनेक्शन है वीक होने लगेगा। और वीक होते ही क्या होगा कि ब्रेन का सिग्नल कमजोर होता चला जाएगा। कहीं ना कहीं ये नाड़ी नाड़ियां सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर नाभि लेफ्ट साइड में खसकी है तो राइट साइड वाले ऑर्गन में प्रॉब्लम मिलेगी। क्लियर? ये 8 मैं ठीक कर लेती हूँ। इसके बाद आते हैं, ये इतना सिंपल सा है। और अगर किसी को वेट लॉस करना है ना, पेट का एरिया बाहर आ रहा है, आप देखना उनकी नाभि सेट नहीं होती है। हम लोग जब शुरू में ऑरिकुलर से जब ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया था तो कोशिश ये करते थे कि अगर 3 महीने का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो हर दूसरे तीसरे दिन उनकी नाभि चेक की जाती थी, भले हाथ में दिखे या ना दिखे। और आप देखोगे कि वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से होता है। नेक्स्ट, चेक करने कैसे चेक करते हैं मैम? हम लोग हाथ रख के चेक करते हैं। जी। मैं क्या करती हूँ, अंगूठा और पांचों उंगलियां, मतलब पांचों फिंगर्स को एक पैक करती हूँ। पैक करके नाभि पे रखती हूँ, जहाँ पे वो क्या कहते हैं पल्स दिखती है ना, तो हल्की जी जी। सी हल्की जितना आपको महसूस हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि पहले दिन से जाके ठीक करना शुरू करो, या तो लोकल में से किसी से सीख लेना, ठीक है, जी धीरे धीरे समझ आ जाएगी। अगर कोई वेट लॉस के लिए, जैसे मैंने किसी से बाद में सीखा था, हमारे कोर्सेज में नहीं। मैम मैम एक एक क्लास इसी की रख दीजिए ना, नेक्स्ट टाइम दो दो तीन क्लास। किसकी? नाभि की? हाँ, नाभि की रख दीजिए, हमें भी नॉलेज मिल जाएगी। चलिए मैं वीडियो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ ना, क्योंकि क्योंकि मैम, आप ही बहुत अच्छे से समझा पाएंगी, हमें कहीं और जाने की जरूरत क्या है। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ ना। मुझे ना एक्चुअल में इसके लिए पूरा सेटअप करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप टाइम ले लीजिए। मैं करती हूँ, ठीक है ना, आगे हम लोग देखते हैं कि हमें और क्या करना है ना। जैसे हाँ जैसे मैम। मेरे पास रहेगा मैं आगे सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो जस्ट एक प्रकाश करके थे, प्रकाश जी, उन्होंने मेरा वेब ऐप खरीदा था। ये क्लास सिर्फ उनकी वजह से मैंने रखी थी। ओके। ये सिर्फ उन्हीं की वजह से जो मेरे को धकेला गया कि नहीं नहीं मुझे तो करना है, नहीं हाउ। चलिए मैं टॉपिक पे आती हूँ वापस से। नहीं मैम, आपसे मिल के या आपसे सीख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम आपने वो बोला था ना अपने नर्व में स्पाइन को ट्रीट करना है, हम्म। लेकिन जैसे अब उनको हार्ट पेशेंट हैं, 2 स्टंट डले हैं, तो फिर स्कैन? सिर्फ वाइब्रेटर दूं? नहीं, फिर वाइब्रेटर भी बिल्कुल एज प्लस में ना, आपकी शायद मम्मी के लिए बात कर रहे हैं ना? नहीं, ब्रदर के लिए। ब्रदर के लिए एज में है वो? हाँ जी, 65 65, तो ईयर्स। आप फिर है हाँ ना, बैक पे लाइट, बिल्कुल लाइट वाइब्रेटर, उनसे जितना बर्दाश्त हो हाँ पहले जी। से। और प्रोटोकॉल के साथ आना, प्रोटोकॉल में मुझे ग्रुप में डाल देना तो मैं बताती हूँ, ठीक है? ठीक है चलिए। मैम, मसाज कर सकते हैं, पॉइंट्स दबा सकते हैं हाँ, हाथ से? पॉइंट्स आराम से दबाइए, कोई ठीक दिक्कत ठीक है नहीं मैम। है। ठीक है, अगर आपको लगता है जिम्मी है तो जिम्मी, वाइब्रेटर है तो हाँ वाइब्रेटर जी। की फ्रीक्वेंसी भी डाउन करके करिएगा। बाकी एक हाँ जी। एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट जो होता है ना, वो हाँ लिटरली जी। उसका अंगूठा बहुत अच्छा चलना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। ये थेरेपिस्ट का, ये देखो अभी मैं ना बहुत सारी चीजों को लेके, पहले मेरा हाथ में नहीं चलाना पसंद करती थी क्योंकि प्रेशर ही नहीं आता था। हाँ आज जी। हाँ जी। इतना करती हूँ कि उनकी चीखें निकाल दो, इतना प्रेशर मैम, होना चाहिए। हाँ, माउस से दे सकते हैं, जो स्पाइन के लिए माउस होता है, या वो होते हैं, माउस मुझे नहीं पता। लकड़ी का होता है मैम, व्हील लगे होते हैं नहीं, आप प्रेशर तो एक देने के काम लिए। करिए, जो पॉइंट्स मैं आपको देने वाली हूँ ना उसी पे प्रेशर हाँ जी। करिएगा। ये वो ठीक फिर वही ठीक। वाला फंडा हो गया कि एक थेरेपिस्ट है पूरा मसा, अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट है और प्रॉपर प्रॉब्लम है ना, हाँ जी। प्रॉपर है, आप सीख रहे हो तो प्रॉपर पॉइंट्स पे जाके ट्रीटमेंट देना, फिर तो वो ठीक मसाज ठीक है मैम। थेरेपिस्ट बन जाओगे। ठीक है चलिए मैम। आगे ओके। बढ़ती हूँ इसी में। देखो, ये तो समझ आ गया सबको। अब क्या जी। होता है, दो तरह की नाभि और खस सकती है जो मुझे ठीक करने नहीं आती है। एक खस सकती है नाभि आगे की तरफ, बाहर की तरफ। इसमें क्या होता है, पेशेंट का वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा।
सडन वेट शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई ये दिनों दिनों में चल रहा है, नहीं, कि लंबे समय की बीमारी है ना, फलाना ढिंकाना, कुछ नहीं है। सडन उस बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा या पेट का एरिया बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब आता है दूसरा, जिनकी नाभि पीछे की तरफ खसकती है, उनको रीढ़ की हड्डी में भयंकर पेन आता है। आप कहोगे मैंने सब कुछ करके देख लिया, कुछ असर नहीं आ रहा, और ये पेन अचानक आता है। आया समझ में? या लोग ये जी। जो कहते हैं ना, शिकायत करती कि गैस बन रही है, रीढ़ की हड्डी में भयंकर पेन हो रहा है, जैसे ही गैस थोड़ी सी ऊपर हुई, जब नाभि क्या होती है पीछे की तरफ या अंदर की तरफ या रीढ़ की हड्डी की तरफ घुस जाती है ना, तो उनको ये दिक्कत आ जाती है, रीढ़ की हड्डी में पेन होना। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि रीढ़ की हड्डी का पेन क्यों आ रहा है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो लोकल। अब जैसे ना, कम एज वाले जो बच्चे होते हैं ना, या फीमेल्स होती हैं, जब मतलब प्रेगनेंसी होती है, तो एक तो ये बड़ा कॉमन सिम्टम्स है कि है ना, उनको साइटिका नर्व हो जाती है। और ये जो लोग जो डिलीवरी करने के बाद भी अगर उनका रीढ़ की हड्डी में दर्द बना ही रहता है भयंकर, तो चांसेस होते हैं नाभि पीछे की तरफ चली गई हो। ठीक है। अब वो क्यों होती है, वो मैं आगे जब बड़ी क्लास लूंगी या कभी ऐसा टाइम मिलेगा तब मैं इस पर पूरा डिस्कस करूंगी, है ना। डिलीवर होने के बाद, बच्चा जब डिलीवर हो जाता है ना, तो उसके बाद बहुत सारा, काफी सारे लोग क्या करते हैं, जब डिलीवरी करते हैं ना उसके बाद उनको बांधना शुरू करते हैं, स्टमक को, पेट को, बेली को। कई बार उसकी वजह से होती है, कई बार ये हो जाता है कि मालिश मसाज जो की जाती है, तो कोई प्रोफेशनल तो वहाँ आजकल तो है ही। चलो अब तो ठीक है, फिर भी पहले टाइम पे या अभी भी क्या होता है कि वो दाई माएँ आती हैं, तो बड़ा ऐसा भी मैम नहीं है कि वो मैम प्रोफेशनल। मेरे साथ 2007 में सेम यही कंडीशन हुई थी कि मैंने मसाज ली थी। हम्म। वो जो दाई आती है ना उस हम्म। टाइम में, हम्म। तो वो दिन था और आज का दिन था, आज तक मेरा पेन एज इट इज है। वो नर्व ऐसी कंप्रेस हुई थी, ऐसी कंप्रेस हुई थी, वो ऊपर चढ़ के, क्योंकि हमें तो नॉलेज थी नहीं। हम्म। अब वो जैसे ऊपर चढ़ी और विद इन 10 डेज में वो पेन रह गया और आज तक वो दर्द नहीं गया। तो वो आप है ना किसी को ठीक करवाओ, पर वो ठीक करवाओगे जब भी तब भी दर्द होगा, तो ट्राई करो किसी से पूछो, उसकी मुझे नहीं आती है। मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, मुझे पता चल गया था कि क्योंकि ट्रीटमेंट वो ले रही थी, और एक दिन ऐसे आई कि जैसे पता नहीं उसको अभी क्या हो गया। मैंने उसको हाथ जोड़ के मैंने कहा वापस जा, ये तेरी नाभि खसकी है। और हुआ वही था, जैसे ही उसके यहाँ पे कोई एक फीमेल आती थी जो बेलन से ठीक करती थी, तो उसने बैक पे कोई बेलन से उसको ठीक किया, तो उसकी नाभि वापस अपनी जगह पे आ गई, जो मुझे नहीं आती है। मैं तो इतना मैम जिसके सामने, फिजियोथेरेपी करके भी तो हो जाती है ना, खुद से करके। आगे मेरे को आंट वाली मुझे पता है, और आंट वाली कई बार ऐसा होता है कि देखो हमें भी पड़ती है, पढ़ने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि इसके लिए उछल कूद करना। जस्ट कभी गलत तरीके से पाँव नीचे रख लिया तो ही नाभि खसक जाएगी। तो मैं क्या करती जी। हूँ, वो बड़ी पानी का जो कलश होता है ना, और वो जो जी। सर पे इडानी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो टेबल हम्म। क्लास अपने सर पे कोई सामान रखने हाँ, की, मैं समझ गई, समझ गई। वो रख के कपड़े और से पानी बनाते का हैं ना जो। कलश रख देती हूँ, बहुत ओके। हैवी। तो कुछ देर, कुछ हम्म। सेकंड के लिए तो जान निकल जाती है, फिर ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाती है। पर नाभि हम्म। अगर बहुत लंबे समय की खसकी हुई होगी ना, तो आज के बाद ये मत कहना कि हमें तो हाथ पे दिखी ही नहीं। वो 3 दिन के बाद अपना जगह लेके बैठ जाएगी, फिर वापस उसको रीसेट करोगे तब फिर वापस पेन आएगा, और वो पेन भी भयंकर होता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, अपने लोकल में किसी से सीख लेना, नहीं तो हम लोग, अगर मैं कर पाऊंगी तो मैं करूंगी इसको लेके। ओके। ठीक है, मैम चलिए। मैंने ओके। एक जगह पढ़ा था जिसके आइस क्यूब होती है ना, हम्म। मेरे मेरे सकते तो मैं वही करती हूँ तो ठीक हो जाते हैं। आइस क्यूब लेके उसको नाभि पे रख लेते हैं और ऊपर से टॉवल से ढक लो, तो जैसे जैसे वो पिघलती है जब खत्म हो तो ठीक सेट हो जाती है नाभि। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, हमारा, हाँ हो सकता है, कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लॉटरी का, उसके लिए भी मैं कहती हूँ कि सोच समझ के कर। हाँ, समर एक में ही करते हैं, विंटर्स में नहीं। नहीं, जैसे समर्स में ही। सोच समझ के, हाँ मतलब जी। ये जो चीजें होती है ना, नाभि बड़ी हाँ खतरनाक जी। मामला है। या तो हाँ जी। हाँ लोकल जी। में किसी अच्छे से सीख लेना, क्योंकि हाँ यहाँ जी। से अगर मैं सिखाऊंगी भी तो बहुत समझ वाली चीज है। और जिस वक्त ये नाभि के पंप आते हैं ना, वो बड़ा पेन करते हैं। हाँ मैं जी। पाँव से और हाथ से करती हूँ, पाँव हाँ से जी। ना हाथ से करती हूँ, मुझे ये चीज समझ आती है, टेक्निक मुझे अच्छी लगती है, ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी हम्म। जिनको करनी है तो लोकल में किसी अच्छे इंसान से सीख लेना, बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट का असर नहीं आ रहा तो चेक करो, क्या पता कहीं ये तो नहीं है कॉन्सेप्ट। अभी तो पॉसिबल एक्सपेक्ट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए मैं क्लास कंप्लीट करती हूँ, और
आप लोगों को कभी कोई सवाल रहे तो आप इजी वे में बात कर सकते हैं ना। जी जी मैम। चलिए, सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एलिमेंट मैम। काम थैंक यू मैम, करिएगा। थैंक यू। थैंक जो यू मैम। वर्ड्स नहीं समझ आए उसको पढ़ना शुरू करना, कहीं से भी उसकी थ्योरी मिल सकती है, नहीं तो मुझे बताना, तो मैं ऑडियो मैसेज में रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ठीक है मैम, चलिए बाय। थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम।